दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को दिखाएगी कि सरकारी पोस्ट के लिए कंपटीशन क्या है आज की डेट में। गला काट कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर जरा सी भी लापरवाही आप लोग बरतोगे, जरा सा भी आप लोग अपने मार्ग से भटकोगे, तो कोई सामने वाला आप लोगों के मुंह से आप लोग का निवाला निकाल कर ले जाएगा, यानी कि आप लोग की पोस्ट निकाल कर ले जाएगा। तो आप लोगों को पेशेंस नहीं हारना है, कॉन्टिन्यूसली आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। और जब तक प्रैक्टिस आप लोग नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ज़िंदगी में जिनको ये लगता है कि हाँ चलो थोड़ा सस्ता लेते हैं, 2-4 दिन नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, भाई साहब ऐसा नहीं हुआ करते यार। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ रहा होगा ना वहाँ पर। तो इसलिए रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली आप लोगों को अपने गोल की तरफ को लगे रहना है, जब तक कि टारगेट हाथ में ना आ जाए, हाथ में या फिर यहाँ पे बोले तो मुंह में ना आ जाए, ठीक है, तब तक नहीं हारना है। तो इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग अपने आप को नहीं सही तरीके से लेकर चलोगे तो कोई और चलेगा, फिर वो लेकर जाएगा, फिर पछताना मत। और फिर वही बात आएगी, फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे पछताना क्यों नहीं, पछताओ भाई। पछताओगे नहीं तो आप लोगों को इंप्रूवमेंट कैसे होगा, अपने आप को इंप्रूव कैसे करोगे। तो पछताना जरूरी है, ठीक है। कैसा रहा कल का दिन जरूर बताइए। और आज का दिन यूटिलाइज करने के लिए क्या आप लोगों की टेबल पर आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है? अगर नहीं आया है तो आप लोग अपने साथ में धोखा कर रहे हो। दुनिया तो आपको धोखा दे या ना दे, आप लोग अपने साथ में धोखा कर रहे हो। कभी शीशा देखना अपना, बेसिकली शीशे में अपना चेहरा देखना, और वो आप लोगों को वो इंसान नजर आएगा जो आप लोगों को एक राजा बना सकता है और जो आप लोगों को भिखारी बना सकता है। दोनों इंसान आप लोगों को उस इंसान के चेहरे में नजर आएंगे, क्योंकि वही इंसान है जो आप लोगों को बना सकता है। भाई साहब 24 घंटे आप इसी इंसान के साथ में रहते हैं। अगर ये इंसान आप लोगों को सही डायरेक्शन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग उस इंसान के दोस्त ही नहीं है, यानी कि आप लोग अपने आप से बातें नहीं करते हैं। कोशिश करो कि दिन में लगभग 30 मिनट निकालो, बैठकर अपने बारे में सोचो, कैसी दुनिया चाहते हो अपनी बनानी, किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चलना चाहते हो, किस तरीके की चाहते हो आने वाले टाइम में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। अगर ये चीज़ें आप लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब बहुत पीछे छूट जाओगे यार रेस में। तो कोशिश करो कि चीज़ों को सही तरीके से लेकर चलो जिंदगी में और आगे बढ़ते रहो। डिस्कशन आज का शानदार रहेगा, इतना शानदार रहेगा कि चक्षु आप लोग खुल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन जो है आप लोग अटेम्प्ट करोगे, मजा आएगा। आप लोगों का टेस्ट सीरीज कवर हो जाएगी। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीसीएस या फिर एपीएफसी, तो उनके लिए एक टेस्ट सीरीज पूरी कवर हो जाती है रेगुलरली। हर एक आर्टिकल के एंड में क्वेश्चन है। देखो आर्टिकल तो दुनिया भर के आप लोग पढ़ते होंगे, दुनिया भर की आप लोग आज के डेट में कोई ना कोई वीडियोस आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, पर क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर नहीं कर रहे हो, उनके बाद में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करो, जो भी आर्टिकल पढ़ो एग्जाम में वही काम आने वाले हैं। चाहे आंसर राइटिंग की हो तो वो अटेम्प्ट करो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो वो अटेम्प्ट करो। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये आप लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो वही है जैसे वो नहीं ले गया एक दूसरे वाला कुत्ता ले गया बोल उठाकर, वही मतलब माल उठाकर, वही बातें रहेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बोली गई है, सफलता 2 बार प्राप्त करनी होती है भाई साहब जिंदगी में। पहला तो लोग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम लोग इसको कर सकते हैं। जो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसको कर सकते हैं, दिमाग में रेस जीत लेते हैं, फिर इसमें वास्तविकता में आप लोगों को प्लान बनाकर काम करना होता है। तो 2 बार किसी सफलता को आप लोगों को अचीव करना होता है। जो कहते हैं ना कि एक बार में सफल हो गए, एक बार में कोई नहीं होता भाई साहब। पहले अपने माइंड सेट को ऐसा करना पड़ता है कि सुबह उठने में दर्द हो रहा है भाई साहब, पूरी बॉडी दर्द कर रही है, पर उठ रहा है बंदा, ठीक है भाई साहब। अपने आप को ना पढ़ाने में बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, पर बैठ रहा है बंदा, ठीक है भाई साहब। घर से निकलने का मन नहीं कर रहा है लाइब्रेरी के लिए, पर लेकिन जा रहा है बंदा। तो यार ये चीज़ें जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आप लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन वो क्या करती है, वो हार मान जाती है। आप लोग हार नहीं मान रहे हो तो आप लोग विजेता हो। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बताइए कौन। पहले भी न्यूज़ में थे यहाँ पर लगभग फरवरी के महीने में, और फिर से न्यूज़ में आ गए। इनके बारे में आगे भी डिस्कस करूँगा। वैसे बता दूँ थोड़ा सा, नाम आप लोग बताइएगा। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोगों को पता है, 2 रिपोर्ट कम से कम याद रखिएगा। एक रिपोर्ट थी इसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि अब बंद कर दी गई है। उसके अंदर बहुत सारी घपलत देखने को मिलती थी, ठीक है। हमारी कभी किसी की रैंकिंग इधर उधर करते रहते थे यार वो, ठीक है। वर्ल्ड बैंक है 1944 में बनाया गया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में। 189 मेंबर है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। पर लेकिन ये रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेटा है इसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करके आगे बढ़ना है, ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी मगर मोटी बातें डिस्कस करूंगा, इसके बाद में डिटेल में शानदार आर्टिकल होंगे, पर ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी इग्नोर मत किया करो मेरे दोस्त। वीडियो के एंड में जो क्विज है उसको अटेम्प्ट किया करो, इसी के साथ में जो आप लोग की वोकेबलरी वगैरह रहती है वो भी आप लोग देखा करो, इसी के साथ में पूरी वीडियो एंड तक देखोगे तो ही उन्हीं तरीके आत्मा तृप्त होगी, ठीक है, वरना आत्मा आप लोग की भटकती रहेगी। होम मिनिस्ट्री हमारे देश में एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि आज की डेट में पैरामिलिट्री फोर्स को अपने कंट्रोल में करती है, तो उसके द्वारा बोला गया है कि आने वाले टाइम में क्या किया जा रहा है, मिलेट्स यानी कि बाजरा की रोटी, सुना है, बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी, ये सब चीज़ें भाई साहब गाँव वाले लोग मजे लेते हैं इन चीज़ों के, ठीक है। आज के में सिटी में रहने वाले तो बिल्कुल मेल नरिशमेंट का शिकार हो गए हैं, उन्हें कहते पाप्पे खाते हैं, पाप्पे मतलब एक तरीके से ना क्या बोलते हैं इनको, जो बन वगैरह हो गए और ये पिज्ज़ा वगैरह हो गए, बर्गर वगैरह हो गए, और खा के खुश भाई साहब इनको, ठीक है। मतलब चलो सही है, चाउमीन खाने वाले लोग आज की डेट में बहुत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सही चीज़ें तो खानी छोड़ दिया लोगों ने, मतलब जीभ ना लोगों को बर्बाद करती जा रही है, टेस्ट चाहिए बस, सेहत के हिसाब से कुछ नहीं खाएंगे। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा बड़ी शानदार स्टेप उठाया गया, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इसको, कि मिलेट्स यानी कि जो मोटा अनाज है वो हमारी कंट्री की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के खाने में और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के जो डाइट में उसको इंक्लूड कर दिया गया है कि 30% उनको ये खाना खिलाया जाएगा। सुपर फूड बोला जाता है भाई साहब, बाजरे की रोटी खा लो ना भाई साहब, एक तरीके से ना, यानी कि गाँव में उसको भैंसों को डाला जाता है बाजरा, जानवरों को, भाई साहब एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी रहती है, ठीक है। तो अमित शाह साहब ने बोला है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर इनोग्रेट भी किया था कि हाँ ये ऐसा कुछ होना चाहिए, तो उसी के चलते यहाँ पर ये एक मुहिम है। पैरामिलिट्री फोर्स किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, जरा ये बता दो, देखता हूँ कौन कौन बताता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइक्लोन मोचा साइक्लोन अभी रिसेंटली यहाँ पर ये बेसिकली आज के दिन यहाँ पर आने वाला है बे ऑफ बंगाल में, खासकर यहाँ पर हमारा जो एरिया है अरेबियन, जो बेसिकली बे ऑफ बंगाल के अंदर में जो अंडमान निकोबार, वहाँ पर इंपैक्ट डालने वाला है। 9 तारीख तक बोला गया है यहाँ पर ये, ठीक है। क्वेश्चन पूछे मोचा के बारे में तो किसके द्वारा ये नाम दिया गया है, तो याद रखना यमन के द्वारा ये नाम दिया गया है, यनम के द्वारा। कहाँ पर लोकेटेड है यनम, आप लोगों को यहाँ पर लोकेटेड देखने को मिलेगा। यनम के अंदर में एक सिटी है मोचा, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि रेड सी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये रेड सी हो गया, ये गल्फ ऑफ अदन हो गया। तो कल को चलकर अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन कोई पूछ ले आप लोगों से तो ये मत बोलना ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, यहीं से आ गया भैया, न्यूज़ में था, आप लोगों ने सुना नहीं, तो सुनने का, ठीक है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में अगर पूछे तो याद रखिएगा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ये एयरफोर्स के डिप्टी चीफ बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो आशुतोष दीक्षित जो हैं वो नेक्स्ट एयरफोर्स मार्शल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि डिप्टी चीफ की डेजिग्नेशन दी जाती है एयरफोर्स के अंदर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर आप लोग सेलेक्ट हो, जैसे कि किसी स्टार्टिंग में आप लोग एक नव युवक हो, स्टार्टिंग में एनडीए के थ्रू अगर सिलेक्शन होता है तो यहाँ तक आप लोगों को पहुँचने का मौका मिलता है। तो एक काफ़ी शानदार पोस्ट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, जो कि आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। जिंदगी में डिप्रेशन ना यार एक से एक बड़े से बड़े महारथी को लेकर डूब जाता है। अभी यहाँ पर ये एक प्लेयर थी जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं रियो ओलंपिक 2016 की, ठीक है। नाम है इनका तोरिबो। तो आप लोगों से पूछा जाए यहाँ पर, पूछा तो चलो अलग बात है, पर लेकिन सुसाइडल टेंडेंसी भाई साहब अभी रिसेंटली जो गेम भी हुए थे उसमें इनके द्वारा 3 मेडल जीते गए, समझ रहे आप लोग। यहाँ पर 4x4 जो 4x100 क्रॉस का जो रिले देखने को मिला उसमें गोल्ड जीता गया, 100 मीटर में ब्रोंज गोल्ड सिल्वर और 200 में ब्रोंज। तो ऐसे इंसान जब डिप्रेशन में आ जाते हैं तो सोचो नॉर्मल इंसान की क्या ही औकात है भाई साहब। दुख होता है, डिप्रेशन में आती है दुनिया, पर लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा संभाल कर रखना है। एक ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में जरूर रखो जिसके कंधे पर सर रख कर रो सको, ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों को संभाल सके। और वो कोई फेक इंसान नहीं होना चाहिए, वो एक रियल इंसान होना चाहिए जो रियलिटी में आप लोगों को समझता हो दिल से। ऐसा नहीं कि कोई भी फेक इंसान पकड़ लोगे ज़िंदगी में, वो आप लोग की मजाक उड़ाएगा और आप लोगों को बर्बाद करेगा। तो ऐसे इंसानों से डिस्टेंस बना कर रखनी है, ठीक है। बाकी शाम को 5 बजे तैयार रहना। 5 बजे आप लोगों को यहाँ पर डेली क्विज मिल जाता है, तो क्विज को आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करो। संडे में टेस्ट भी होगा आप लोगों का यहाँ पर, वो भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। और इसी के साथ में यहाँ पर अच्छे से एनालाइज किया करो, सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहते हैं, उनको खोल के तो देखा करो। उसके नीचे एरो रहता है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें खुल के आ जाएगी। बोलो सर एक्सप्लेनेशन तो दे दिया करो, अरे दे रखा है यार, ढंग से यूज़ तो करो उसको, ठीक है। और इसी के साथ में जो सीडीएस की तैयारी करने वाले हैं वो कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कुछ अपडेट तो किया नहीं। यहाँ पर प्रोसीजर चल रहा है यार, सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी आज कल के अंदर में, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखने लगेंगी यहाँ पर। तो टेंशन मत लो, जो बोला है वो करेंगे, ठीक है। पूरी टीम लगी पड़ी है। नंबर के लिए कह रहे हैं सर कोई नंबर दो कॉन्टैक्ट के लिए, उसका भी जुगाड़ हो गया,
टेंशन मत लेना। नंबर का भी जुगाड़ हो गया, नंबर पर बोलने वाले इंसान का भी जुगाड़ हो गया। पहले भी हुआ था वैसे, पर लेकिन वहाँ पर कुछ इशू आ गए थे तो उसकी वजह से उसको अपडेट नहीं किया था, पर लेकिन अब सारी चीज़ें पैटर्न में चल रही है, तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कस्टमर केयर नंबर रिलीज कर दूंगा जैसे ही यहाँ पर ये बेसिकली पब्लिक होगा कोर्स, टेंशन मत लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पर इस लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और भी यहाँ पर कई सारी चीज़ें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, तो अटेम्प्ट यहाँ पर इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अगर ऐप नहीं डाउनलोड करना है studyloverveer.in पर जाकर भी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी फीडबैक जरूर दिया करो, लेक्चर जैसा भी लगता है अच्छा बुरा बता दिया करो। ठीक है, 1 सेकंड लगती है। ओके, अच्छा एक बात आप लोग बताइए, आप लोग इससे कितने सहमत हैं? आज की डेट में सरकार अगर कोई भी आप लोगों को जॉब देती है, चाहे चपरासी की हो, चाहे यूपीएससी क्लियर करके आईएएस की हो, हर एक के लिए आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो क्या हमारे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक या फिर सांसद बनने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए? यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या नहीं होनी चाहिए? चपरासी भी यह बोलते हैं कि 10वीं पास होना चाहिए। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है, खासकर ऐसे टाइम पर जब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, चांद मंगल ग्रह पर हम लोग जाने की बातें कर रहे हैं, समुद्र की गहराइयों में जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा इंसान पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? इसमें आप लोगों की क्या राय है? यस या फिर नो लिखकर आप लोगों को बताना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जिसमें यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारे इशू निकल कर आते हैं, हेट स्पीच के और भी कई सारे मुद्दे निकल कर आते हैं। कर्नाटक के मिनिस्टर जिनका नाम मुनि रत्ना, उनको अभी हेट स्पीच के तहत यहाँ पर एक तरीके से उनके खिलाफ FIR हो गई है, यानी कि उनके खिलाफ जो है पुलिस केस हो गया है। FIR की फुल फॉर्म तो पता है ना, या ये भी नहीं पता है? एक बार मैंने पूछा FIR की फुल फॉर्म पता है क्या, तो कमेंट बॉक्स में लिखा सर अब तो तभी पता चलेगी जब होगी। ठीक है, मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। कहते हैं ऑल द बेस्ट सर। अगर कर्नाटक के बारे में बात करें तो एक टाइम ऐसा था, कर्नाटक को यहाँ पर 5 राज्य टच करते थे, पर लेकिन जैसे ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गए, कर्नाटक को टच करने वाले 6 राज्य हो गए हैं, जिसमें गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यहाँ पर केरला। तो टोटल मिलाकर 6 राज्य कर्नाटक की बाउंड्री को टच करते हैं। देश में टोटल ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी बाउंड्री को 6 राज्य टच करते हैं? तो देखता हूँ आप लोगों को पता है तो एनालिसिस करके बताओ। ये जो आर्टिकल कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं? GS पेपर 2 में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कर्नाटका असेंबली इलेक्शन के बारे में जब हम लोग बात करें, जैसे जैसे उसके बारे में बात चल रही है, तो हेट स्पीच के केसेस कई बार सामने निकल कर आते हैं, क्योंकि मंत्री साहब जो हैं वोट लेने के लिए एक दूसरे को गरियाते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर इसके ऊपर बेसिकली रोकथाम लगाने की कोशिश करता है, और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, MCC बोला जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स आप लोग बोल सकते हो जो लगाम लगाने की कोशिश करता है जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, ताकि वो एक दायरे में रहकर काम करें और बेलगाम के घोड़े न बने। ये जो है बेसिकली हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में पावर आप लोगों को देखने को मिलती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जब यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है तो किसी भी तरीके का हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ लालच वगैरह न दिया जाए। क्योंकि अगर आज की डेट में मैं बोलूँ कि कल को अगर मैं सिस्टम में आता हूँ तो हर एक बच्चे को जो है एजुकेशन सिस्टम के तहत यहाँ पर उसको जो है एक जो लैपटॉप जो है वो फ्री दिया जाएगा, तो मैं किस बिहाफ में बोलने की ये पावर रखता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं तो अभी पावर में भी नहीं आया हूँ, और पावर में मैं आया नहीं हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जिस पैसे से मैं लोगों को लैपटॉप देने की बात कर रहा हूँ वो टैक्स पेयर की मनी है, तो मैं उस पैसे को कैसे बोल सकता हूँ कि आप लोग इस पैसे को बेसिकली हम लोग दे देंगे, जबकि मेरे पास में अभी उसकी ऑथोरिटी भी नहीं है बोलने की। तो जब बन जाए उसके बाद में ऑथोरिटी है, उसके बाद में कर लेना जो तुमको करना है, पर लेकिन उससे पहले किसके बेस पर यहाँ पर बोला जाता है? तो ये बोला जाता है कि ये बिल्कुल गलत है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि इस तरीके से फ्रीबीज के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। कई सारे डिबेट और डिस्कशन इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारा संविधान आर्टिकल 324 ये पावर देता है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए दोनों के, चाहे वो बात कर लें आप लोग पार्लियामेंट और चाहे बात कर ले स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की जाती है। ये तो बेसिक बातें हो गई। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं जो आप लोग याद रख सकते हैं। केरला हमारे देश में सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, और केरला के अंदर से ही ये माना जाता है कि सबसे पहले 1960s में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था, जिसको यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल लीडर का नाम यहाँ पर दिया गया था,
ताकि इंसानों को जो है दायरे में रखकर इलेक्शन को कंडक्ट कराया जा सके। ये चीज़ें 1960 में देखने को मिली। उसके जस्ट 2 साल बाद 1962 में जब हमारे देश में इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया लोकसभा के, तो यहाँ पर इसको रिकग्नाइज किया गया पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा और सेंट्रल लेवल पर इसको ले जाने की बात की गई। तो इसके चलते यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एग्री किया गया सारी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा आगे चलकर 1968 में। और अगर बात करूं हमारे देश के अंदर में टोटल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए पहली बार जो इंप्लीमेंट किया गया वो किया गया 1991 में। तो ये एक ऐसा डेटा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि कब कब यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया गया और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो नेता साहब हैं वो अपना दायरा हमारे देश के अंदर में खासकर इलेक्शन के टाइम पर न लाएंगे और इंसानों की तरह काम करते हुए नजर आए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को पता होना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हमारे देश में सबसे पहले यूज करने वाला राज्य था कौन? केरला 1960s में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार इफेक्टिवली यूटिलाइज किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1991 में, जो कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर प्रोवाइड कराता हुआ नजर आया। पर लेकिन इसके अंदर में ऐसा क्या है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, तो वो मैं आप लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताता हूँ जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बोली गई है वो ये है कि अगर आप लोग को क्रिटिसिज्म करना है, सामने वाले इंसान को क्रिटिसाइज करना है, तो वो लिमिटेड है। लिमिटेड किस पे? उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करो कि यार उसको एजुकेशन देनी थी, बच्चों को सबको एजुकेशन नहीं दे पाया, हॉस्पिटल जो उसको बनाना था हॉस्पिटल नहीं बना पाया, स्कूल नहीं बना पाया, सड़क यानी कि रोड नहीं बना पाया, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करो। उसके धर्म के ऊपर, उसकी जाति को लेकर या फिर किसी और के उसके पर्सनल अटैक उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। उसका काम उसके रिकॉर्ड के ऊपर यहाँ पर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट तो बात ये बोलेगी ताकि चीज़ें ढंग से चल सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, कास्ट या कम्युनल किसी भी तरह की फीलिंग को यहाँ पर एक तरीके से आहत नहीं पहुँचाना है, ये बात बोलेगी। कास्ट या फिर रिलीजन किसी भी तरीके की फीलिंग को। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली जाती है वो ये है, जो कि आप लोग यहाँ पर याद भी रख सकते हैं कि इन्फॉर्म किया जाता है लोकल पुलिस अथॉरिटी को जब भी इनको अपनी मीटिंग करनी होती है, तो जो वेन्यू है और उसका टाइमिंग जो है वो बताना पड़ता है कि इस टाइम से इस टाइम तक हम लोग यहाँ पर जो है इंजॉयमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनके द्वारा बताना होता है। नेक्स्ट जो 4th नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओनली वोटर जो होते हैं वो अलाउ करने हैं अगर पोलिंग बूथ के अंदर में बिना आइडेंटिटी कार्ड चेक किए हुए किसी को भी एंट्री यहाँ पर नहीं दी जाएगी। इसी के साथ में अपोजिशन के कई बार पुतले लेकर जलते हैं और उनको जलाया जाता है, इसकी वजह से कई सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो ये हरकत भी यहाँ पर नहीं करनी है ताकि चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल बनी रहे। इसी के साथ में जो भी ऑथराइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, ऑल ऑथराइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं या उनके वर्कर हैं, तो वो एक तरीके से उनको एक सुटेबल बैच दिया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, क्योंकि वरना कोई भी आकर वहाँ पर घुस आएगा। इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक तरीके से ऑब्जर्वर को अपॉइंट करते हैं ताकि जो भी कंडक्ट है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी कंबाइन किए, उनको भी एक तरीके से जो नोट कंबाइन, देखिए यहाँ पर क्या होता है, कई बार आज मान लीजिए आज के डेट में कोई प्राइम मिनिस्टर है, पता चला इलेक्शन होने वाले हैं और इसकी क्या गारंटी है कि प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे आगे चल के, हार गए तो यहाँ पर उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली कोशिश की ये चीज़ जानी चाहिए कि ऑफिशियल सिस्टम का इस्तेमाल ना करें, ऑफिशियल मशीनरी का इस्तेमाल ना करें, ये यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। पार्टी अवॉइड करे एडवर्टीजमेंट, कॉस्ट ऑफ द पब्लिक, जो यहाँ पर एक तरीके से धन होता है जो एक्सचेकर होता है, यानी कि पब्लिक की मनी के ऊपर में जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको अपनी बेसिकली प्रमोशन यहाँ पर नहीं करना होता है, ये भी यहाँ पर इसके अंदर रखा हुआ है। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी उल्लंघन को लेकर कई सारे यहाँ पर अभी केसेस के बारे में बातें की गई। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी कुछ बातें बोली गई, जैसे कि बोला गया कि यहाँ पर अगर आज की डेट में मान लीजिए यूपी के अंदर इलेक्शन होते हैं या फिर मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन होते हैं और फिर यहाँ पर गुजरात के अंदर इलेक्शन होते हैं, फिर तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन होते हैं, अलग अलग फेज में। एक इंसान है जो यूपी में जो है जीत कर आ गया, हो सकता है कि उसकी अच्छी पकड़ ना हो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की मध्य प्रदेश की या फिर गुजरात के अंदर में। अब वहाँ पर जैसे इलेक्शन वो जीतने गया, ठीक है, तो वहाँ पर वो पता चला हार गया। पर लेकिन अगर पता चला कि पहले एग्जिट पोल आ गई कि इंसान जीत रहा है, तो लोग अक्सर जीतने वाले को सलाम करते हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, इसीलिए बोला कि ओपिनियन या फिर एग्जिट पोल जो है वो यहाँ पर बंद कर दिए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ड्यूरिंग जब यहाँ पर ये जो एक तरीके से इलेक्शन चल रहे होते हैं।
प्रोविजन किया गया एडवर्टीजमेंट प्रिंट मीडिया में ऑन द पोलिंग डे या फिर उससे पहले यहाँ पर अगर बात करें, ताकि यहाँ पर एक तरीके से प्री सर्टिफाइड जो एक तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ पर देखने को मिले, इन चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गवर्नमेंट के द्वारा एडवर्टीजमेंट पर, जो कि पॉलिटिकल फंक्शनरी ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। आप लोगों ने देखा होगा पहले तो एक दिन पहले तक क्या रात तक भी पूरे शोर शराबे गलियों में देखने को मिलते थे, पर लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चीज़ें थोड़ी शांति में है, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर भी अब रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। तो जरूरी भी था, वरना दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। पर लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलता तो है 4-5 चीजें कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन रियलिटी में जो सबसे ज्यादा है, जो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, इन इफेक्टिवनेस इन जो कर्बिंग द माल प्रैक्टिस, यानी कि इतनी सारी गंदी और गलत चीजें हो रही हैं, आज तक ये सोल्यूशन नहीं निकाल पाया। अगर ये इतना ही अच्छा था तो सोल्यूशन निकालता सबका। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सोल्यूशन नहीं निकाल पाता है। उसका रीजन क्या है मैं आप लोगों से अभी बात करूंगा उसके बारे में। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कुछ बच्चों से इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर में। ये बात करें यहाँ पर इंटरफियरेंस विद द गवर्नेंस, कई बार आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर इसको गलत तरीके से देखा जाता है कि गवर्नेंस के साथ में इंटरफेरेंस है। पता चला किसी एरिया में कोई स्कीम लॉन्च करनी थी, वो यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से वो स्कीम जो है वो अधूरी बेसिकली रुक जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक कोई स्कीम लॉन्च करी, अब किसी राज्य में इलेक्शन है तो वहाँ पर रोक दी, बाकी सब में उसको रोल आउट कर दिया, तो उस राज्य के लोग जो है वो उससे वंचित रहेंगे कुछ टाइम पर, ऐसा बोल सकते हैं। सबसे जो खतरनाक चीज है वो है लैक ऑफ लीगल इन्फोर्समेंट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट में पास कर बनाया गया हो, इसलिए ये एक वॉलेंट्री टाइप का प्रोविजन है यहाँ पर। इसके पीछे जब हम लोग बातें करते हैं, यानी कि एक तरीके से प्रॉपर एक जो संवैधानिक जो एक स्टेटस टाइप में कुछ यहाँ पर होना चाहिए था, या फिर इस जो स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए थी जो कि पार्लियामेंट में कानून पास कर बनाया जाए। इनमें से कोई भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। बस एक तरीके से यहाँ पर पावर दे दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इसका इस्तेमाल कर लो, पर लेकिन जो हरकतें चलती रहती हैं वो चलती रहती हैं और कोई ज्यादा प्रतिबंध किसी के ऊपर लगते नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड द कंप्लायंस, जो भी यहाँ पर नए नए नेता हैं हमारे या फिर कुछ ऐसे पुराने भी हैं, उनको ज्यादा इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होती नहीं। ठीक है, जनता के बीच में गए, हाथ जोड़े, अपना पर्चा दिखाया और बोला कि ठीक है वोट हमी को देना, जीत गए तो बढ़िया बात है और नहीं जीते तो कोई बात ही नहीं है। दोनों तरीके से सिचुएशन जो है आप लोग को अलग पैटर्न में यहाँ पर नजर आती है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से वो अवेयरनेस नहीं है जो होनी चाहिए इन सब चीजों को लेकर, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक कितना है, वो इतना है कि 2022 में खुद आंसर राइटिंग का क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया गया यूपीएससी के द्वारा। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो जैसा मैंने बताया कि कब कब ये निकल कर आया, कहां कहां से, तो वो सारी बेसिक चीजें आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, बताना जरूर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा आप लोगों को ये आर्टिकल लगा, कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से यही फायदा रहता है। ठीक है, बाकी ये सारे काम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत में यहाँ पर ये काम करता है। 3 मेंबर की बॉडी है, एक तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन ये सब इसी के द्वारा कंडक्ट और शेड्यूल किए जाते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी में मर्जर या फिर स्प्लिट हो रहा है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से काम करता हुआ नजर आता है। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, 2017 में पूछ लिया। देखता हूँ आप में से कौन कौन आंसर देता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। आप लोगों को पता है 5 मेंबर है या फिर 3 मेंबर है? अगर आप लोगों को पता है तो बताइए जरूर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर डिसाइडेड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बोथ जनरल और इलेक्शन जो रहते हैं बाई इलेक्शन। तो आप लोगों को लगता है ऐसा कुछ होता होगा? अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है कि यहाँ पर बहुत ही एक तरीके से ऐसी बात बोल दी है जो कि गले के नीचे से नहीं उतरी है और आप लोगों को लग रहा है कि ये स्टेटमेंट कतई गलत है, तो आप लोग 1 सेकेंड के अंदर में आंसर यहाँ पर दे सकते हो। अगली स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजोल्व करता है डिस्प्यूट रिलेटेड टू द स्प्लिट और मर्जर ऑफ द जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। जी हाँ बिल्कुल, अभी आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र के अंदर में जब पॉलिटिकल पार्टी का जो स्प्लिट हुआ उस पर सिंबल की जब बात आई तो सिंबल भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये एक 3 मेंबर एक संवैधानिक बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बड़ा ही बेसिक सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। ठीक है, और ताजा है, दूर भी नहीं गया है, इसलिए कहता हूँ कि चीज़ों को इस तरीके से तैयार करो, कन्फ्यूजन न रहे। आर्टिकल पढ़ना और उसके क्वेश्चन सोल्व करना दोनों धरती आसमान का फर्क है। पढ़ के निकल जाओ और क्वेश्चन ना हो तो कोई मतलब नहीं रह गया उस पढ़ाई का। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, तो क्या क्या क्रिटिसिज्म है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, तो ये आप लोग कई सारे बताए। कुछ तो यहाँ पर ही आप लोग देख सकते हैं, डायरेक्ट क्रिटिसिज्म आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर।
बाकी और क्या क्या है देख लेते हैं। ये फेल है प्रिवेंट करने में इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस, जैसे कि हेट स्पीच, फेक न्यूज, ये सारी बातें बोली गई हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। दूसरी बात में बोला गया ऐसा कुछ है क्या, अभी तो समझा है डिटेल में कि कोई कानून नहीं है इसका। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंपोज करता है लिमिटेशन ऑन द पॉलिसी डिसीजन, पब्लिक स्पेंडिंग, वेलफेयर स्कीम, ट्रांसफर या फिर अपॉइंटमेंट, सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबो सिस्टम जो है यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आप लोग देखने को मिलता है, इंप्लीमेंट किए जाते हैं। पर लेकिन फिर भी ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी होता हुआ आप लोगों को नजर आता है। कई बार लोग जो है इसको एक तरीके से ना बिना धार की तलवार के नाम से भी कई बार लोग इसको बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर डी हो गया, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑपरेशनल फ्रॉम द रिलीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन टाइम टेबल अनाउंस बाय द रिजल्ट। तो ये बोला गया है दूसरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रिस्क्राइब करता है गाइडलाइन फॉर द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, आंसर बोला गया है ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। आंसर जो होगा वैसे तो ए सही है, पर लेकिन यहां पर बोला गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो प्रिस्क्राइब द गाइडलाइन फॉर रूलिंग पार्टी एट सेंटर। ठीक है, तो सेंटर में नहीं, दोनों के लिए करता है। वैसे आंसर आप लोग यहां पर इसको बेसिकली सी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ओनली नहीं बोला है यहां पर, अगर ओनली बोलता तो फिर गलत हो जाता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो प्रिस्क्राइब द गाइडलाइन फॉर द रूलिंग पार्टी एट सेंटर। ठीक है, तो ये बात यहां पर बोलेगी सबके लिए रहता है वो तो यार एक तरीके से कि हाँ सबको फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी के लिए रहता है। ठीक है, पर लेकिन ओनली शब्द लिखा जाता तो ये क्वेश्चन अलग पैटर्न में हो जाता। फिलहाल ओनली नहीं है तो इसलिए आप लोग करेक्ट कैटेगरी में लगा सकते हैं, वरना ये आंसर होता है इसका। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन नहीं है, अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन। अगर रियलिटी में सीरियस होकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। स्टेट पीसीस की तैयारी कर रहे हैं तो 150 शब्द में लिख लेना, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 250 शब्द में लिख लेना। ठीक है, तो ये बेसिक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। कैसा लगा आर्टिकल बताइए, और आप लोग बेसिकली अपने लोकल एरिया में किस नेता को वोट देते हो बताना। मतलब नेता के मतलब एक तरीके से जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, क्या आप लोगों को पता है, किस किस को पता है कि उसका जो है एक तरीके से सांसद साहब कौन है, या फिर विधायक ही बता दो, जो भी आप लोगों को पता है। तो ये पता होनी चाहिए, कई सारे बच्चों को नहीं पता रहती है, ये गलत बात है। ठीक है, तो बाकी आंसर राइटिंग लिखना, अच्छे से चीज़ें पोस्ट की जाएगी, उसको आप लोग इंजॉय कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जब आप लोग किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो आप लोग कैसे पता चलता है कि आप लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप लोग की पढ़ाई में कोई कमी है। तो नॉर्मली किसी चीज़ के साथ में कंपेयर करते होंगे ना आप लोग। क्या है वो बेसिकली पैमाना आप लोग का कि आप लोग कंपेयर करते हैं, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई में कंपेयर करते हैं कि हाँ हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है फिर बुरी चल रही है, उसी पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अगर कुछ काम करते हैं तो हम लोग उसको नेशनल लेवल पर कंपेयर करते हैं कि हमारे देश में वो काम कैसा हो रहा है, और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर वो काम कैसा हो रहा है। उन दोनों में कंपेयर करके देखा जाता है, और फिर अगर कोई चेंज करने वाली बात होती है तो हम लोग उसके अंदर चेंज कर लेते हैं। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो कि एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग कई सारे देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके अंदर एक नया कानून पास किया गया है कि जो भी यहाँ पर ऑनलाइन कंटेंट जो चलता है, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम, जो भी यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल हैं, वो यहाँ पर आज की डेट में ज़्यादा रेगुलेट किए जाएंगे जितने आज वो रेगुलेट किए जाते हैं। यानी कि जैसा रेगुलेशन आज की डेट में वहाँ पर चल रहा है उससे ज़्यादा तगड़ा रेगुलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि उनके ऊपर आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर ये एक रस्सा कसने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगती है, जब यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोग जाते हैं ना, जब मैं वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता हूँ तो इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो देश जो कि यहाँ पर अपनी मनमानी चलाते हैं, यानी कि ये जो कंपनीज है जो यहाँ पर आकर हमारे ऊपर नाचती हैं, अगर आप लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे तो ये सारी कंट्री जो है यहाँ पर ये उनके हिसाब से चलती हैं। आज की डेट में यूरोपियन यूनियन के अंदर आप लोग को टोटल मिलाकर कितने मेंबर देखने को मिलेंगे पता है? चलिए छोटी सी बात है, आप ही लोग बता दीजिए। चलो इतना मैं बता देता हूँ, पहले यूके था, ठीक है, उस टाइम पर यहाँ पर 28 मेंबर हुआ करते थे। अब कितने रह गए? यूके निकल गया, बताओ। 28 में से -1 गया, कितने हो गए? 27। इतना तो गणित आता है ना। अभी ये थोड़ी ना क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कितनी ऐसी कंट्री हैं जो कि करेंसी यूज करती हैं यूरो। पहले यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर ये जो करेंसी है ये यूरो है, ये सिंबल है। जैसे आप लोगों को डॉलर का देखने को मिलता है,
हमारी रुपये का आप लोगों को सिंबल देखने को मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर ये आप लोगों को यूरो का, और यहाँ पर जो यूके की करेंसी थी वो है पाउंड, ठीक है, उसका सिंबल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कन्फ्यूजन आना नहीं है भैया इसमें, ठीक है। तो ये कितनी कंट्री यहाँ पर यूज़ करती हैं, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो जो ये 27 कंट्री यहाँ पर रह गई हैं, इसके अंदर इनके डिफेंस रिलेशन कैसे होने हैं, कम्युनिकेशन कैसे चलना है, सिक्योरिटी कैसे रहनी है, इकोनॉमी कैसे होनी है। तो ये मानते हैं कि भाई साहब यूरोपियन यूनियन को बेसिकली एक कमीशन को पटा लो। मतलब यूरोपियन यूनियन में अगर आप लोगों ने एक बार अपने रिलेशन सेट कर लिए, तो ये समझो कि मोटे मोटे तौर पर कितने सारे देशों के साथ में रिश्तेदारी हो जाएगी। तो ये सारे देशों के साथ में आप लोगों की रिश्तेदारी हो जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि इंडिया से ट्रेन जो है डायरेक्ट जाएगी और फिर एंजॉय करेंगे। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोलो तो इनके साथ में रिलेशन जो है वो काफ़ी शानदार तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारे देश में कोई कानून है, उसको आप लोगों से कंपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है यूके के कानून से या फिर यूरोपियन यूनियन के कानून से, कि कैसे वो डिफरेंट है और हमारे में क्या अच्छाई है, उनके में क्या बुराई है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कोई आंसर राइटिंग के लिए, तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि ये थोड़ा डिफरेंट है पर लेकिन टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, पर फिर भी मैंने लगा दिया कि जिसका मन होगा प्रैक्टिस करने का, कम से कम उसकी प्रैक्टिस में छूटे, ठीक है। बोला जा रहा है कि हाउ हैज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन जो यूनियन है उसमें इवोल्व हुई है ओवर द टाइम। कैसे कैसे यहाँ पर इवोल्व हुई है दोनों के बीच में रिलेशनशिप, उसको आप लोग कमेंट करना है। अगर नॉर्मली आप लोग देखो, जैसे यूके के बारे में हम लोग बात करते हैं, कई बार जब हमारे ऊपर रूल किया करता था तो कुछ ऐसा रिलेशन था, ठीक है। फिर चक्कर दर चक्कर चीज़ें आगे बढ़ी, यानी कि मिल मिलकर थोड़ा काम करना स्टार्ट किया, और आज की डेट में कुछ लगभग आप लोगों को ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं एक पैटर्न में अब नजर आती हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चाहते हैं इंडिया के साथ में अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट की जाए। ये ऐसे नहीं कि हमारे चाहने वाले देश हैं, इनको यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चलता है वो प्रॉफिट और लॉस में चलता है, यानी कि फायदा होगा तो साथ में अच्छे रिलेशन बनाएंगे, और फायदा नहीं होगा तो अच्छे रिलेशन नहीं बनाएंगे। जो आज हमारा दोस्त है वो कल हमारा दुश्मन हो सकता है, और जो कल हमारा दुश्मन था वो आज हमारा दोस्त हो सकता है। सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि उसको हमसे कितना प्रॉफिट हो रहा है और हमको उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट दोनों के बीच में बढ़ रहा है एक दूसरे की हेल्प से, तो फिर दोनों की बल्ले बल्ले रिलेशन बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये एक बेसिक रूल है यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में। अभी आप लोगों ने देखे पाकिस्तान के जो लीडर, सॉरी यूएसए के जो लीडर हैं वो पाकिस्तान में जा रहे हैं, और पाकिस्तान में जाकर कश्मीर को, जो कि पाक ऑक्युपाइड वाला एरिया है, पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई कर रखा है, उसको क्या बोल रहे हैं वो जाकर, उसको वो आजाद कश्मीर बोल रहे हैं, ठीक है। ये हरकतें आप लोग देख सकते हैं इनकी। आज ही के द हिंदू के पेपर में अगर आप लोग देखोगे फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसी हरकतें यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जिस तरीके से ये हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं, वो हरकतें इनकी क्या है कि हम लोगों ने उनको रसिया के खिलाफ अगर सपोर्ट नहीं किया तो वो हमारे खिलाफ जो है वो ऐसी हरकतें करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। यानी कि यूएस से इतना बिना पैंदी का या चिकना घड़ा आप लोग बोल सकते हो, बिना पैंदी का लोटा या फिर चिकना घड़ा, जो भी बोल लो आप लोग उसको, वो इतना मतलब दुनिया में सबसे दरिद्र अगर कोई देश है ना, जो सबसे घटिया किस्म की पॉलिटिक्स खेलता है, मतलब बर्बाद हो जाए कोई देश उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान को देखो कैसे छोड़ के भाग गया 1 मिनट के अंदर अंदर। वो अपने ऊपर फोकस रहता है, सामने कुछ भी होता रहे। एक देश तो है जिसने उसको धूल चटाई थी और वो था वियतनाम। भाई साहब वियतनाम ने ना नाक रगड़वा दी थी इसको, हालांकि अफगानिस्तान ने भी नाक ही रगड़वा दी है, बेस्ट बेइज्जती होकर ये वहां से निकल कर आया। इसलिए आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए की कोई मानता नहीं है। रसिया ने 3 एरिया यूक्रेन के अपने कंट्रोल में ले लिए, लगभग 15% एरिया, और बोल दिया ये मेरे एरिया है, और किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। यहां पर यूएसए ने कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बोल पाया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यूएसए की साख जो है वो घटती जा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब जो है लोग जो है अलग अलग तरीके से अपने रिलेशन को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी जब पाकिस्तान के अंदर बोला गया कि ये इंडिया का एरिया को बोले आज़ाद कश्मीर, तो इनडायरेक्ट वे में इंडिया को बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से उकसाने वाली बात हो गई है। अगर कोई ऐसा डिप्लोमेट्स यहाँ पर ऐसी बातें बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल वो दिखाता है कि हम लोग उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो इससे उनको मिर्ची लग रही है। तो ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब टॉपिक पर आते हैं। ये तो बेसिक ऐसी चीजें हैं जो आप लोग कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग आंसर राइटिंग में जो ये बातें बताता हूँ सारी, ये कहीं ना कहीं आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इंटरव्यू में आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या रिलेशन है, किस तरीके से पैटर्न में चीजें चलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहती हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग ध्यान से सुना करो। बाकी अगर डिजिटल सर्विस के बारे में जैसे मैंने अभी आप लोगों से बात करी, तो इनका पूरा फोकस यूजर पे रहने वाला है, यानी कि यूजर के हिसाब से देखा जाएगा
यहाँ पर कोई भी कंपनी है, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी हो यहाँ पर, ठीक है, उनकी ये कोई नहीं मानने वाले हैं। इनको इनके हिसाब से काम करना पड़ेगा और इनको ये उनकी मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है। यानी कि ये जो कंपनी है यहाँ पर, इनका यूजर के ऊपर जो भी कंट्रोल रहता है, इनको एक तरीके से यहाँ पर जो भी सिचुएशन रहती है वो सारी सिचुएशन जो है ये डिजिटल सर्विस एक्ट यहाँ पर हैंडल करने वाला है। यानी कि अगर आज की डेट में मैं आप लोग कुछ बेसिक चीजें बताऊं, जैसे कि अगर बात करें कोई ऐसा कंटेंट है जो कि फेसबुक, यूट्यूब या फिर गूगल के ऊपर है जो कि कोई नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है और कोई फेक कंटेंट अगर यहाँ पर है तो उसको इमीडिएटली रिमूव किया जाएगा डिजिटल सर्विस एक्ट के तहत। इन कंपनीज को ये अपनी दादागिरी नहीं चलाएंगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जो बिगर प्लेटफॉर्म है कुछ भी गलत होता है तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब तक ये क्या बोलते थे कि हम तो इंटरमीडिएटरी हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं करना है, हमने तो ऐसा है अपना बेसिकली दुकान किराए पर दे रखी है और भाई साहब दुकान में कोई क्या करेगा, हम जाकर कैसे चेक करेंगे। नहीं, तुमको चेक करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि उस दुकान का 45% तुम बैठ के खा रहे हो, तो मतलब तुम क्यों नहीं करोगे भाई साहब, तुम पूरा किराया ले रहे हो उस दुकान का, फ्री में तो दे नहीं रखी तुमने किसी को वो दुकान, तो इसलिए यहां पर आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो पॉइंट नंबर 3 यहां पर यह आएगा कि अगर कल को कुछ भी गलत करता है तो यूरोपियन जो कमीशन है वो इसको सुपरविजन करेगा, इसके ऊपर गिद्ध की तरह आंख गड़ाए रखेगा। पॉइंट नंबर 4 मुझे पर्सनली अच्छा लगा, जिसकी तारीफे काबिल है। यहां पर इन्होंने बोला कि जो भी आप लोगों की एल्गोरिदम है वो कैसे काम करती है उसकी ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को सबको बतानी पड़ेगी, यानी कि हमारे सामने कम से कम रखनी पड़ेगी। मतलब यहां पर यह है कि जैसे एल्गोरिदम इनकी काम करती है, कल को चलकर गूगल पे कुछ सर्च करोगे तो मैक्सिमम गूगल ने कई बार ऐसी हरकतें की है कि उसी का प्रोडक्ट जो है वो सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाई देगा। तो गूगल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, गूगल सीधा सीधा यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई साहब अपनी ही कंपनी के सारे प्रोडक्ट हम लोग को बेचने हैं, तो ये एक तरीके से ये कंपटीशन के खिलाफ में है कि तुम एक ही चीज के प्रोडक्ट ऊपर दिखा रहे हो, तो वो गलत है। एल्गोरिदम कैसे काम कर रही है वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं तो जो एजुकेशनल चीजें हैं वो काफी कम आप लोगों को बढ़ती है। एक टाइम ऐसा था कि एजुकेशनल काफी सारी वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में देखने को मिला करती थी, पर लेकिन आज की डेट में इन्होंने एल्गोरिदम सारी चेंज करके रख दी। अब मैक्सिमम शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों को या फिर सॉन्ग्स वाली वीडियो या फिर जोक्स या फिर कोई भी इंटरटेनमेंट वाली चीजें ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं कम से कम जैसे 50 वीडियो अगर आती हैं ट्रेंडिंग में, तो पहले लगभग ये हुआ करता था कि लगभग इसमें से 4 से 5 वीडियो डेली रेगुलरली ट्रेंडिंग में देखने को मिलती थी जो कि एजुकेशन के सेक्शन में से आती थी। अब इन्होंने सेक्शन को हटा दिया, बस व्यूज के ऊपर टिका दिया। और आप लोगों को पता है एजुकेशनल कंटेंट पे बहुत कम व्यूज आते हैं, ज्यादा व्यूज नहीं आते। क्यों? क्योंकि लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है, पढ़ना कोई चाहता नहीं है, लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो इसीलिए ज्यादातर एजुकेशनल वीडियो को लाइक्स नहीं करते हैं, ना ही उनके नीचे कोई प्रॉपर वीडियो में रेस्पॉन्स करता है, कोई कमेंट करता है, ना ही यहाँ पर कोई उन वीडियो को शेयर करता है किसी के साथ में। आप लोग खुद सोचो, जैसे कि अगर बात करें कोई आप लोगों के सामने कोई जोक सुनाने वाली वीडियो आ गई, ठीक है, तुरंत आप लोग दोस्तों को भेज दोगे, पर लेकिन कोई पढ़ने वाली वीडियो आ गई आप लोग भेजोगे ही नहीं, उसको देखकर साइड में निकल लोगे, और हो सकता है पूरी भी ना देखें उसको इंसान, ठीक है। लोग एजुकेशन लेना नहीं चाहते हैं, लोग अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत आज के डेट में देखने को मिलती है, एजुकेशन को साइड में रख देते हैं जब भी एजुकेशन की बात आती है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसीलिए देखा होगा जितने भी एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल हैं बेचारे चिल्ला चिल्ला कर मर जाते हैं, भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो यार। क्यों? क्योंकि यूट्यूब उसी के बेस पे फिर उसको रिकमेंड करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ वो उसको लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, उसके नीचे कमेंट करेंगे, तभी वो वीडियो दूसरे को दिखेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसकी भी एजुकेशनल वीडियो कम से कम आप लोग देखते हो, भले इंटरटेनमेंट की मत लाइक किया करो, पर एजुकेशनल वाली बेचारों की सबकी वीडियो लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो ये मेहनत आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जो एल्गोरिदम काम कर रही है इसके पीछे, वो एल्गोरिदम इनको बतानी पड़ेगी कैसे वो वीडियो आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 इससे भी बेहतरीन है, जो यहां पर पैसा आप लोग दे रहे हो, जो भी एड्स आ रहे हैं उनका पैसा जो भी आप लोग लोगों को दे रहे हो, वो एड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट आप लोग कर रहे हो और कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो। अब तक यहां पर इसके बारे में किसी को बताते ही नहीं है। फेसबुक पर ऐड चल रहे हैं, यूट्यूब पर ऐड चल रहे हैं, इसका पैसा जा कहां रहा है, आ कहां से रहा है, कैसे कैसे यहां पर ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, क्या रियलिटी में जो यहां पर इंसान मेहनत कर रहा है उसको उसका रेवेन्यू मिल रहा है उतना या फिर नहीं। तो यहां पर आप लोगों को बताना पड़ेगा। कोविड-19 से अगर मैं बताऊं, और फिलहाल के टाइम पर आप लोग देखो, जो पहले कोविड-19 पर जो ये पेमेंट किया करते थे उसका इन्होंने 40 से 50% लेस कर दिया आज की डेट में। तो आप लोग खुद सोचो, इसीलिए तो लोग जो है पेड कंटेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल मुश्किल हो गया लोगों का आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर बैठकर। ये कुछ देते ही नहीं है, अब पता चल नहीं रहा है कहां पर क्या कर रहे हैं, तो उसका पता चलेगा अब लोगों को आने वाले टाइम में, खासकर यूरोपियन यूनियन के अंदर में, कि कहां कहां पैसा जा रहा है। तो ये 5 के 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये की फीचर है यहाँ पर इनके कानून के, ठीक है। सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए, जो भी की फीचर है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो भी बातें सारी बोली हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा अब ये होगा कि लोगों को पता रहेगा कि रियलिटी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कहां हो रहा है। तो ये कंडीशन यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो।
तो यूरोपियन जो यूनियन के अंदर जो लोग हैं उनको ज्यादा अधिकार आप लोगों को देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू दूसरे देश में। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे काम को अच्छे से करते हैं, वहां पर गवर्नमेंट भी उनके हिसाब से चलती है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनडायरेक्ट टैक्स काफी कम है, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है। मतलब जो टैक्स ऐसा होता है इनडायरेक्ट, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो, आप लोगों ने दूध खरीदा, 20 रुपए का पैकेट है, आधे लीटर की थैली, आप कोई उसको अंबानी पी ले, कोई रिक्शा वाला पी ले, दोनों 20 रुपए ही पे करेंगे। पर लेकिन अगर इनकम टैक्स की बात करें, अंबानी अलग पे करेगा, रिक्शा वाले को तो पे ही नहीं करना है, ठीक है, इतनी कम सैलरी होती है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा ये हो गया कि डायरेक्ट टैक्स जहां पर ज्यादा होगा वो खासकर कंट्री जो है वो प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव कंट्री कहलाती है, क्योंकि अमीरों पर ज्यादा लगता है और गरीबों पर कम लगता है। और जहां पर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा, जैसे जीएसटी एक ऐसा टैक्स है हमारे देश में जो लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहां पर। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये तो बातें मैंने बता दी यूरोपियन यूनियन के बारे में। अब आते हैं अपनी प्यारी कंट्री इंडिया यानी कि भारत के ऊपर। अब यहां पर एक कानून है जिसको बोलते हैं आईटी रूल। अब ये जो रूल है, इसी रूल के बेस पर अभी कई सारी वीडियो जो हैं वो यहां पर इनके द्वारा बैन की जाती हैं। जैसे 10 चैनल की वीडियो बैन की गई, उसमें से ध्रुव राठी की भी वीडियो थी, आप लोगों ने देखा, काफी ज्यादा बवाल हुआ, क्योंकि एक मैप यहां पर देखने को मिला था जो उसने गलत दिखाया था, और वो गलत भी है। जो गलत है तो गलत है, अगर कुछ गलत दिखा रहा है तो फिर बैन करना बनता भी है। पर लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंडीशन यहाँ पर यह कि हमारी कंट्री में फिर भी कानून जो है वो इतने सख्त नहीं है जितने यहाँ पर इन्होंने अपने सख्त बना दिए हैं। ये इन कंट्री का जो पावर है वो बढ़ गया है कहीं ना कहीं सारी सोशल मीडिया हैंडल कंट्री को कंट्रोल करने के लिए। हमारे देश में अभी भी इतना नहीं है जितना होना चाहिए यहाँ पर, अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट जो यहाँ पर, हालांकि हम लोग ने अभी जो आईटी रूल लेकर आए उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा चीज़ों को इन्फोर्स किया है, ठीक है, कि हाँ इस चीज़ों को ऐसे हटाना है, ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें नहीं रख पाओगे, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन उसको हटाओगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से डेटा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। पर हमारी कंट्री में अभी उस लेवल पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हमारा एक पुराना एक्ट है जिसको आईटी एक्ट बोलते हैं हम लोग, 2000 का, ठीक है, यानी कि 2000 रुपये का नहीं है, 2000 का नोट नहीं है ये, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है, जो कि यहाँ पर इन चीज़ों पर ध्यान रखता है और कोई भी ऐसी चीज़ अगर होती है तो उसको यहाँ पर हटाने की बात यहाँ पर करता है। तो ये कानून आप लोगों को अपने देश में देखने को मिलेगा, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। तो ये चक्कर है जिसके बेस पर आप लोग यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक है जहां से आप लोग आंसर राइटिंग में आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। या फिर डिजिटल सर्विस एक्ट, ये किस देश के द्वारा अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट किया गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, इसलिए कोई भी ऐसा टॉपिक आता है तो कान नाक आँख मुंह जो है खुला रखा करो, और टॉपिक जो है आप लोगों के बिल्कुल बेसिकली बॉडी के अंदर एंटर करना चाहिए, आप लोगों की नस नस में वो टॉपिक घूमना चाहिए। जैसे एग्जाम में आता है धप्पा, अरे ये तो पढ़ रखा था पूरा, ठीक है। तो इंजीनियर वाला दिमाग लगाओ, जो भी इंजीनियर हो खासकर, और जो इंजीनियर नहीं है उनके पास तो दिमाग ही है, इंजीनियरों के पास थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनके प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है बेचारों के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस टॉपिक में कुछ नया सीखा होगा। डाउट हो तो बताना, उस डाउट को फिर दूर किया जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यूरोपियन यूनियन के बारे में भी याद रखेगा, कुछ ना मेंबर्स वगैरह कितने होते हैं सारे, कई बार स्टेटमेंट देकर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोनो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे देश में दोस्तों आप लोगों को एक सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिलेगी, किसी को कोई काम बोल दो करने के लिए, वो उसको करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहाने 1000 बना लेंगे कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, पर लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। यानी कि सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड आप लोगों को नहीं मिलेगा, बहाने ओरिएंटेड माइंड रहेगा ये इसमें दिमाग लगा देंगे इसका बहाना कैसे ढूंढना है, पर लेकिन उतना दिमाग उसमें सोल्यूशन में नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पर हमारे देश में जो कोयले से यूज कर बिजली बनाई जाती है उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो अभी काफ़ी लंबे समय से ये बात चल रही है, इनको ये बोला गया कि यार इसको कम करने के लिए उसके ऊपर इंस्टॉल करना है आप लोगों को एक इक्विपमेंट, ताकि ये जो पोल्यूशन है ये कम हो जाए। तो वो जो है तब से लेके इसको पोस्टपोन करते हुए आ रहे हैं, बार बार कहते हैं हाँ करेंगे, ये हो गया वो हो गया। तो इसकी वजह से सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आप लोग समझ सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अभी अभी पैदा हुआ है, एक महिला है जो प्रेग्नेंट है, एक बुजुर्ग है जिसको सांस की बीमारी है, या फिर कोई भी हॉस्पिटल के आसपास में आप लोगों को नॉर्मली चीज़ देखने को मिलती है पोल्यूशन, अगर वो कहीं पर मार्केट में है तो ऑलरेडी इंसान जो है इतने सारे पोल्यूशन के तरीके ढूंढे बैठा है। तो ये एक नया पैटर्न अभी यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें आप लोगों की क्या रहे हैं यहाँ पर कि यार जो बोला गया वो करना चाहिए ना, पर लेकिन नहीं करते हैं। तो इसमें आलस भी एक है कि कौन करे यार, जो चल रहा है चलने देते हैं। पर इसकी वजह से दिक्कत क्या है, देखिए फ़ायदे भी हैं कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ये तो आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। पर लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को जो बनाया जा रहा है
वो बनाने का जो तरीका है उसकी वजह से जो दिक्कत हो रही है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जो बनाने वाली बात है वो समझने वाली बात है। इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, आज की बात नहीं है, यहाँ पर 2017 में बोला गया था कि डेडलाइन दी जाए यहाँ पर कि जो भी थर्मल पावर प्लांट है कि उनको अपनी जो डिवाइस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ताकि जो सल्फर निकल कर आ रहा है, सल्फर का जो एमिशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, तो उसको यहां पर बोला गया कि इसको खत्म करना है। तो डेडलाइन जो है बाद में चेंज कर दी गई, ये 17 से हटाकर 22 कर दी। समझ रहे हैं आप लोग, यहां पर पहले 17 थी अब 22 कर दी, यानी कि 5 साल और बढ़ा दी यहां पर। तो ये काफी ज्यादा आप लोग बोल सकते हो। अब ये जो 5 साल बढ़ाई हुई है इसको भी अभी बोला जा रहा है कि इसको अभी और आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये दिक्कत यहां पर चल रही है, यानी कि तारीख पे तारीख चल रही है। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बात की जा रही है इसको बोलते हैं FGD। इसका मतलब होता है फ्यूल गैस डिसल्फ्राइजेशन, यानी कि जो सल्फर निकलता है उसको खत्म करना है, या फिर सल्फर बोले आप लोग तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं यहां पर, जो कि काफी खतरनाक एक होता है, एक जहरीली गैस आप लोग यहां पर बोल सकते हो, काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो उसको कम करने की बात की जा रही है, पर लेकिन उसको कम नहीं किया जा रहा है। तो इसके चलते यहां पर बार बार ये बातें चल रही हैं। तो इसकी डेडलाइन मैंने आप लोगों को बताया फिर बढ़ गई। अभी यहां पर क्या है, 2024 के बाद में अगर पॉपुलेशन वाले एरिया में है तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, अभी 2024 के बाद में। और अगर कोई ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में नहीं है तो यहां पर उनको जो है 2026 के बाद में पेनल्टी यहां पर देनी पड़ेगी, ठीक है। और यहां पर 2027 तक तो चीजों को बिल्कुल प्लांट को फोर्सफुल्ली यहां पर रिटायर करने की बात की जा रही है ताकि यहां पर सिचुएशन को थोड़ा सुधारा जा सके, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आज की डेट में हर एक इंसान जो है यहां पर जूझ रहा है। हमारी कंट्री को खिताब मिलता है, बार बार सर पर सहरा पहनाया जाता है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हमारे देश में देखने को मिलेगी दुनिया में सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में रूल और रेगुलेशन फॉलो करना लोगों को पसंद नहीं है अक्सर। अगर बात करें हमारे देश में, इंडिया में करंटली ऑलमोस्ट बोला जाता है कि 2 गुना ट्वाइस SO2 निकलता है। अगर बात करें हाईएस्ट जो कंट्री है वो रसिया, इससे आप लोग अंदाजा लगाओ दुनिया में सबसे ज्यादा जो कहां से निकल रहा है वो रसिया से निकल रहा है। और रसिया में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना हमारे देश से निकल रहा है। क्यों? 75% लगभग जो हमारे देश में जो पावर हो रही है वो कोयले से निकाली जाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पर फोकस देकर चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल एमिशन भी जिसमें सल्फर और नाइट्रस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये डिवाइस को इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है अब तक भी, जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए काफी जरूरी है। चाइना में यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है, चाइना ने सबको जो है डंडा करके सबको यहां पर ये बेसिकली डिवाइस लगवा दी ताकि लोगों को दिक्कतें नहीं देखने को मिले। जब भी कोई फ्यूल बर्न किया जाता है ना पावर प्लांट के अंदर में, तो उसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेचुरली भी अगर बात करें तो वोल्केनो होते हैं, वहां से आप लोगों को चीज दिखने को मिलती है, क्योंकि हेल्थ के ऊपर ये कहां पर इंपैक्ट डालती है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, सांस जो ब्रेथिंग, उसमें डिफिकल्टी होने लगती है। WHO ने ये बोला है, जो काफी ज्यादा आप लोगों को सोचकर भी सुनकर भी हैरानी होगी, कि दुनिया भर में 4.2 मिलियन डेथ जो है आप लोगों को यहां पर इसकी वजह से होती नजर आती है। 4.2 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, मिलियन में बोल रहा हूं, यहां पर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 42 लाख लोगों की जान जा रही है यहां पर। इससे एक अंदाजा लगाइए पर ईयर ग्लोबली, तो ये एस्टिमेशन लगाए यहां पर सल्फर जो है कितनी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलती है। और जब इसके अंदर में अगर बात करें लेड यानी कि सीसा भी जुड़ जाता है, तो भाई साहब फिर तो कंगाली में आटा गिरा। और ये दोनों मिलाकर यहां पर अगर बात करें, खासकर सल्फर के बारे में बात कर रहा हूं, जब इन्वायरमेंट में जाकर मिलती है तो यही वो सल्फर है जो कि एसिड रेन का काम करती है। एसिड रेन त्वचा को जलाकर एक तरीके से स्वाहा कर देगी, वो होती है एसिड रेन। और आप लोग यहां पर देखो, आप लोग बोल रहे हो कि कितने सारे लोगों की जान जा रही है, ठीक है। अगर आपस में लड़ जाएं तो वहां पर जो लोग गोली मार दे एक दूसरे को, तो ये जान जाती है बहुत कम। रोड पर इंजरी होती है उसमें जान जाती है। एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया की वजह से जो जान जाती है, ये सारी बढ़ती जा रही हैं। यानी कि आपस में लड़ने से कितनी कम, रोड पर एक्सीडेंट से उससे ज्यादा है, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया से और ज्यादा है, ड्रग्स और एल्कोहल से और ज्यादा है। अगर मेल न्यूट्रिशन का जो शिकार होते हैं, खासकर जो जच्चा और बच्चा, उसकी वजह से भी। और सबसे खतरनाक है स्मोकिंग, और स्मोकिंग में भी सेकंड हैंड स्मोकिंग। सेकंड हैंड मतलब मान लीजिए मैं सिगरेट पीने का आदी हूं और मेरे पास में बैठे हुए आप लोग गले मिलकर मेरे पास में रहते हैं, जब भी मिलो अवसर और वीर सर के पास में जाके और वीर सर दबाकर सिगरेट पीते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, यहां पर आप अपने आप बीमार पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, धुआं तो वीर सर निकाल रहे होंगे ना, तो इसलिए वो धुआं आप लोगों की बॉडी के अंदर भी जाएगा। इसीलिए यहां पर ये काफी ज्यादा खतरनाक है स्मोकिंग, ये काफी ज्यादा है। और पोल्यूशन जो है यहां पर आप लोग समझ सकते हैं रेड जोन है आज के डेट में, यानी कि जो इतनी दुनिया मर रही है ना, पोल्यूशन अकेला सबको लपेट लेता है यहां पर।
तो पोल्यूशन में आप लोग कई तरह के पोल्यूशन बोल सकते हैं यहाँ पर, उसमें वाटर का पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन, इसी के साथ में आज के दिन तो धरती पोल्यूट कर डाली हम लोगों ने सारी। तो ये कंडीशन है जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, और इसको लेकर बार बार बातें की जाती है कि इसको सुधारना है। इसके लिए इंडेक्स बना रखे हम लोगों ने कि एयर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर इंडेक्स है हमारे पास में। बहुत कम सिटीज ऐसी हैं जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोगों को पैटर्न में देखने को मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जाइएगा और जाकर अपनी सिटी का जो भी यहां पर जो इंडेक्स में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप लोगों की सिटी कौन सी पोजीशन पर है बताना। गुड है, सेटिस्फैक्टरी है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है या फिर सीवियर है। तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक करना अपनी सिटी का, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। जो एनसीआर वाले रीजन में है उनकी तो कहानी ज्यादा ही खतरनाक है, यानी कि कल उनकी तो जिंदगी जो है, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से उल्फत में जी रहे हैं वो तो, जैसे तैसे करके कि पता नहीं कैसे कैसे चीजें सुधरेंगी। तो वहां पर तो मतलब सर्दियों में तो इतनी ज्यादा चीजें खराब हो जाती हैं कि ये तक बोल दिया जाता है कि बच्चों को, बुजुर्ग को पार्क में बाहर जाने से मना कर दिया जाए। इससे ज्यादा और खतरनाक क्या चीज होगी? क्यों? क्योंकि वही लाल सिंह चड्ढा वाली चीज है बारे कि बाहर जो मलेरिया फैला हुआ है, ठीक है। तो वो जो मलेरिया फैला हुआ है उस मलेरिया की वजह से दिक्कत नहीं, यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से दिक्कत है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है यहाँ पर, ये जो पोल्यूशन फैला रहे हैं ना, ये हम ही लोग फैला रहे हैं यहाँ पर। और हम ही लोग इसको कहते हैं अपने ही पैरों में अपने ही आप कुल्हाड़ी मार लेना, किसी और की जरूरत ही ना होना। तो ये सिचुएशन हम लोग को समझनी पड़ेगी, जिसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये इतना ज्यादा खतरनाक है, इसके ऊपर बात करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, पर लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं। सफर बना रखा है हम लोगों ने, SAFAR, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करा रखी है कि किसके द्वारा बनाया गया, कहां कहां पर इंप्लीमेंट किया गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके अंदर सारी चीजें, पार्टिकुलेट मैटर, फ्लांट इम्काना, ये सारी चीजें यहां पर बुलाता है। इसके ऊपर काम करना है। 72 घंटे पहले बता देता है भाई साहब कोई दिक्कत होने वाली है तो सुधर जाओ, वरना फिर और दिक्कत होने वाली है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे द्वारा डेवलप किया गया है और इसके चलते सारी चीजें सुधारने की कोशिश की जाती है। टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, बात की जा रही है कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर ए प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय गवर्नमेंट। डिस्कस द इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ कोल फायर्ड थर्मल प्लांट लोकेटेड एट द कोल पैच एरिया। ठीक है, जो कोल के पैच है वहां पर जो लोकेटेड है उसके बारे में बात की जा रही है। तो सीधा सीधा मुद्दा यहां पर है, जो टॉपिक अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया उसके बारे में पूछ लिया, इन्वायरमेंट के बारे में पूछ लिया। पूरा का पूरा क्वेश्चन 2014 में आप लोगों से पूछा गया। इसीलिए कह रहा हूं कि आज से नहीं चल रही है ये कहानी, ये पहले से चल रही है और यूपीएससी आप लोगों को जागरूक करा चुकी है, क्योंकि उसको पता है कल को आईएएस ऑफिसर बन के बैठोगे तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने भी आने वाली है। तो आप लोगों ने लग के काम करना है, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हेल्थ कितना खतरनाक टॉपिक है और उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, अगर थोड़ा सा और मैं बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाओगे। 2021 से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया मेंस का। डिस्क्राइब द की पॉइंट ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन। ये रिसेंटली अभी WHO के द्वारा गाइडलाइन दी गई थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी। जब गाइडलाइन है कई सारे आर्टिकल आए थे, मैंने डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन की थी और बोला गया यहाँ पर हाउ आर दीज डिफरेंस, जो डिफरेंट है हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स लास्ट अपडेट, यानी कि जो लास्ट अपडेट थी उसमें क्या क्या चेंज किया गया, व्हाट चेंजेस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इसके क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बताने के कि नेशनल जो क्लीन एयर प्रोग्राम है एज पर द जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर अचीव द रिवाइज सॉल्यूशन, यानी कि हम लोगों को क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे ये बात की जा रही है ताकि हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सके। यानी कि हम लोग जो हमारे हाथ में जो लिए बैठे हैं ना उसमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा ताकि एयर क्वालिटी को हम लोग सुधार सकें। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संस्था के द्वारा ये बातें बोली गई, चेंज किया गया अपने, तो हमको क्या करना है ताकि सिचुएशन को सुधार लें। तो ऑलरेडी एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इससे समझ सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा खतरनाक है यहां पर ये। ठीक है, तो जरूरी है इसके ऊपर काम करना, अगर काम नहीं होगा तो फिर दिक्कतें आप लोगों के सामने है। तो इसलिए बोलते हैं कि इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सफर का डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए अगर आप लोगों से। तो पहली स्टेटमेंट ने बोला कि ये डेवलप किया गया है और ऑपरेट किया गया है IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान का जो विभाग है उसके द्वारा बनाया गया और उसके द्वारा यहाँ पर परिचालित किया गया। दूसरा बोला गया कि ये इंट्रीगल पार्ट है, यानी कि एक काफी इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग है यहाँ पर जो एयर क्वालिटी का अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर में। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है? अभी बोला डेवलप किसने किया था, डेवलप पुणे के अंदर, जो यहाँ पर जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के अंदर, उसके द्वारा डेवलप किया गया और ऑपरेशनल किया जाता है IMD के द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट तो सरासर गलत हो गई, इसके मुंह पर तमाचा। सेकंड स्टेटमेंट सही और बी हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, यहां पर क्या बात की जा रही है, जो कॉपर को स्मेल्ट किया जाता है प्लांट के अंदर में, तांबे का जो यहां पर परगलन किया जाता है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है वो यहां पर समझ लेते हैं।
बोला गया है कि दे मे रिलीज द लीथल क्वांटिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। पहले बोला गया कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर में। कार्बन मोनोऑक्साइड CO नॉर्मली आप लोग इसका फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। कॉपर जो स्लैज है यहाँ पर कैन कोज द, ये एक तरीके से लीचिंग ऑफ द सम हैवी मेटल इनटू द इन्वायरमेंट, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आप लोगों को इन्वायरमेंट में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बोला गया दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड के जो भी पोल्यूटेंट होते हैं। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट आप लोगों को गलत देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, जो कि लीथल देखने को मिलती है। बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। यानी कि क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछे जा रहे हैं। 2021 में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, फर्नेस ऑयल जो भट्टी का तेल होता है उसके बारे में बात की जा रही है कि यूज किया जाता है यहाँ पर, जो इट इज यूज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। तो ये ऑयल रिफाइनरी के अंदर एज उत्पाद के तौर पर यूज किया जा रहा है। इंडस्ट्री यूज करती है इसको जनरेट करने के लिए पावर। नेक्स्ट बोला गया है कि इट यूज कोज द सल्फर एमिशन, तो सल्फर एमिशन का यहाँ पर ये कोज होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सारी की सारी यहाँ पर सही है। एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, जो क्वेश्चन पढ़कर आप लोगों को थोड़ा सा लग भी सकता है कि यूपीएससी कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे देती हैं, जैसा नहीं है कि वो आप लोगों से कहती है सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को अटेम्प्ट करने, आंसर राइटिंग में तो करने पड़ेंगे, पर ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आप लोगों के सर के ऊपर से जा सकते हैं। तो आप लोग उनको इस तरीके से देखिए कि सबके सर के ऊपर से ही जाने हैं। जो आप लोगों को 30 से क्या 20 से 25 या 30 क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं, लगभग 30 के खेर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनको सब अटेम्प्ट कर लेंगे। 30 से जब ऊपर चलना स्टार्ट होगा ना, 30 से लेके 40-50 तक जो है उसको कुछ ही कर पाएंगे, 40-45 तक, ठीक है। और फिर 45 से लेके जो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप लोग 50 तक, 55 तक, 60 तक, वहां पर बहुत ही कम आ पाएंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कट ऑफ जो रहता है वो हमेशा 50% से नीचे ही रहता है। इसीलिए आप लोगों की एक्यूरेसी निकलनी चाहिए, और एक्यूरेसी कैसे आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी। बिना प्रैक्टिस के आप लोगों की एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस देना, और आप लोग अगर प्रॉपर वे में चीज़ों को नहीं करोगे तो फिर ये सारी चीज़ें यार धरी की धरी रह जाती हैं। तो जरूरी है एक सिस्टमेटिक वे में काम को करना, और ये थोड़ी सी बेसिक साइंस के अंदर भी आती है। तो एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है लाइफ का, उनको छोड़कर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने अगर लग गए तो ये बहुत ही रेयर होगा कोई ऐसा महानुभाव चिट्टी रजनीकांत का रोबोट जो कि निकाल लेगा, वरना चीजें नहीं निकलेगी। तो सिलेबस, एनसीईआरटी और पुरानी क्वेश्चन पेपर, इसके बाद में स्टैंडर्ड किताबों पर आओ। एक बच्चा कह रहा है सर आंसर राइटिंग जो है आज से ही स्टार्ट कर देगा। आंसर राइटिंग यार अभी अगर आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की है तो आज से स्टार्ट नहीं करनी है। आंसर राइटिंग आप लोगों को स्टार्ट करनी है कब से, जब आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक हो जाए, मतलब 2-3 महीने आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हो गए हैं, आप लोगों ने एनसीईआरटी कम से कम पढ़ ली है थोड़ी बहुत, ठीक है, आप लोगों को नॉलेज होने लगी है चीजों की, तब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम मत करो क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाओगे। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोस्तों हेल्थ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, ये काफ़ी बार बोला जाता है, पर लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना ये ज़रूरी है। हर एक इंसान को अपनी हेल्थ पता होनी चाहिए। ऐसे ही आप लोगों की हेल्थ के बारे में डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है सरकार के द्वारा भी। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स के बारे में। तो ये देश के लिए 2019 और 20 के लिए रिलीज़ किया गया है। इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करूँगा। खासकर जब मैंने इसको पढ़ा कि 2019-20 के लिए है, मुझे लगा कुछ जल्दी नहीं आ गया 2-4 साल और रुक जाता चलिए कोई नहीं, फिर भी डेटा इकट्ठा करने में आप लोगों को पता है कि टाइम लगता है सिस्टमेटिक वे में जब कोई काम किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा अभी 7वें नंबर का यहाँ पर ये नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट फॉर इंडिया ये रिलीज़ किया गया। ये बेसिकली एक तरीके से प्रोड्यूस किया गया नेशनल हेल्थ जो सिस्टम रिसोर्स सेंटर है उसके द्वारा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि पीआईबी के द्वारा कवर किया गया है। बस आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जब हम लोग संविधान के 7वें शेड्यूल में जाते हैं तो 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती हैं। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट को नॉर्मली यूनियन लिस्ट बोला जाता है और कॉन्करेंट लिस्ट को हिंदी में जब बात करेंगे तो समवर्ती सूची बोला जाता है। तो इनमें से हेल्थ कौन से पर्टिकुलर जो है कॉलम में रखा गया है ये आप लोगों को बताना है। पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बारे में जो कि इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है। नेशनल हेल्थ अकाउंट के बारे में, जैसे आप लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं ऐसे ही ये हेल्थ का अकाउंट है जो कि सरकार खोलती है आप लोगों के डेटा को इकट्ठा कर कर। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट जो है ये नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर यानी कि NHRSC के द्वारा पब्लिश किया जाता है।
अगर बात की जाए तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। NHA 2019 एंड 20 का ये जो प्रस्तुत किया गया ये 7वें नंबर का है जो मैंने बताया। पर लेकिन अगर पूछे कि कब से इसको पब्लिश किया जा रहा है देश के अंदर में, तो 2013-14 से हम लोग इसको पब्लिश कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक ऐसा डेटा प्रस्तुत किया जाता है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, यानी कि इस तरीके से डेटा प्रस्तुत करना जाकि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस डेटा को एक्सेप्ट किया जा सके। तो सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट 2011 से जो कि इंटर कंट्री कंपैरिजन किया जाता है, ये प्रस्तुत किया गया था ओरिजिनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड फॉलो करता हुआ यहाँ पर सिस्टमेटिकली ट्रेस किया हुआ कि क्या क्या हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाता है उसका एक डेटा इकट्ठा करता है। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं मैं, जिस अमीर देश में आप लोग जाओगे, चाहे यूएसए में, जापान में, इंग्लैंड में, वहाँ पर इंश्योरेंस का बहुत बड़ा एक मार्केट आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब वहाँ पर यह है कि लोगों को अपनी जेब में से हेल्थ के ऊपर ज़्यादा खर्च करना पड़ता नहीं है। हमारे देश के अंदर में जबकि आप लोगों को ये चाल चलन देखने को नहीं मिलेगा। तो यही बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर सामने निकल कर आती है कि हमारे देश में जो है हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी कम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि लोग इसको लेकर इतने सीरियस है नहीं। पर लेकिन अगर आप लोग अगर किसी फॉरेन कंट्री में हो और वहाँ पर दिक्कत हो जाए तो वहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे, इतना खर्चा आ जाएगा। इसलिए इंश्योरेंस सबके पास में देखने को मिलता है। तो इसलिए पॉकेट से जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी कि जेब से जो खर्च किया जाता है जनता के द्वारा वो काफ़ी कम होता है। तो नेशनल हेल्थ जो अकाउंट है यहाँ पर ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि हेल्थ के ऊपर जो खर्चा किया जाता है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, तो उसका डेटा आप लोगों को यहाँ पर ये बता रहा है। डेटा रटना नहीं है, पर हाँ पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है देश के अंदर में, ठीक है। तो क्या क्या बातें हैं समझ लेते हैं। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर 3.6 इंक्रीज आप लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सरकार के द्वारा अभी यहाँ पर इंक्रीज किया जा रहा है। गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 1.13% से लेके 1.3% 2019। हालांकि जब कोविड-19 आया तो ये डेटा और बढ़ गया थोड़ा सा। गवर्नमेंट हेल्थ, क्योंकि अभी जो डेटा है ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कब तक का है, 2019-20 का है। जब कोविड-19 वाला डेटा आगे आएगा तो आप लोगों को ये और ज़्यादा बढ़ावा नजर आएगा। इसी के साथ में प्राइमरी हेल्थ केयर में जो कि यहाँ पर करंट जो गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो इंक्रीज हुआ है 53% से 55%। फिर से बोलूंगा कि लोगों की जेब से अब जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है टोटल हेल्थ पर जो किया जाता था वो डिक्लाइन हो गया है। एक टाइम ऐसा था कि लोग जो है अपनी जेब से मैक्सिमम खर्चा करते थे, यानी कि लगभग 62% 2014-15 में जेब से खर्च करते थे। पर लेकिन ये घटकर 47% आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम आज की डेट में चला रखी है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। तो इससे फायदे हो रहे हैं जनता को अपनी जेब से खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। पर कैपिटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है हेल्थ केयर के ऊपर वो डबल हो गई है, ये बताया जा रहा है कि यानी कि पहले जो खर्च करती थी गवर्नमेंट सरकार अब उससे डबल खर्च कर रही है। यानी कि पहले अगर खर्च करती थी यहाँ पर 1108, अब यहाँ पर 2000 बेसिकली 14 के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन के हिसाब से बात चल रही है। देश में इतनी सारी जनता है तो इसलिए पर कैपिटा थोड़ा सा आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो जनता है वो ज़्यादा है। एक इंसान के हिस्से में कितना आएगा तो उससे आप लोग समझ सकते हैं। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इंक्रीज हुआ है। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर जो हेल्थ केयर पर वो इंक्रीज हुए हैं। अगर आप लोग यहाँ पर काउंट करोगे तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है। सरकार ने अगर आप लोगों के लिए कुछ सिस्टम स्टार्ट किया है तो इससे डायरेक्ट फायदा क्या देखने को मिल रहा है कि आप लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जेब से जो खर्च आप लोग करते हो वो काफ़ी कम होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन है सरकार के दुनिया भर के इनिशिएटिव, नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये बोला गया पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। इसी के साथ में यहाँ पर यह जननी सुरक्षा जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जच्चा और बच्चा के लिए चलाया गया था। इसी के साथ में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यहाँ पर ये वो कार्यक्रम है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारे देश में हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, और इसी के चलते लोगों की जेब का जो खर्च है वो भी घटता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आए। तो अगर हेल्थ के बारे में कुछ लिखने के लिए पूछे तो ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो आप लोग वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर एक क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है। अगर आप लोग बात करेंगे
पहली स्टेटमेंट में बोला गया है क्या, नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट करता है, जो बेसिकली नेशनल एक तरीके से किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये अलग से क्वेश्चन आप लोगों का बनकर यहाँ पर निकल जाएगा आसानी से। नेशनल हेल्थ अकाउंट जो है वो 2019 में जो है अभी 7th नंबर का है, 2014-15 से स्टार्ट किया गया, ये बोला गया। तो क्या ये सही है? यहाँ पर बात की जा रही है सिस्टम ऑफ द हेल्थ अकाउंट, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेशनल हेल्थ अकाउंट जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है क्या क्या खर्चा किया जा रहा है सरकारी और प्राइवेट दोनों के द्वारा। वहाँ पर लिख देंगे कि ये तो ओनली प्राइवेट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर सरकारी के बारे में बात कर रहे हैं, इनके पब्लिक के बारे में, तो कन्फ्यूजियाना नहीं है। तो क्या है, नोट करेक्ट में बात की जा रही है, तो यहाँ पर नोट करेक्ट की ये जो डेटा है ये आप लोग याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये 13-14 की बात की जा रही है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख रखा है 14-15। तो कन्फ्यूजन में आप लोगों को डालने के लिए कुछ भी किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। अगर ढंग से टॉपिक कर जाओगे तो आप लोगों को वो टोपी नहीं पहना पाएगा एग्जामिनर, ठीक है। तो टॉपिक को ढंग से करना है ताकि टोपी ना पहनने को मिले। 7th जो नेशनल हेल्थ अकाउंट है वो एस्टिमेट लगा रहा है 2019-20 के लिए। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इन करंट गवर्नमेंट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो टोटल हेल्थ जो है वो डिक्लाइन हुआ है। इसी के साथ में सोशल सिक्योरिटी जो एक्सपेंडिचर है वो अभी इंक्रीज हुआ है। तो सही आंसर क्या है, 1, 2, 2, 3, 1, 4। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को अभी बताई हैं यहाँ पर। तो ये सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट है। इंसान जो है वो अब कम खर्चा करेगा अपनी हेल्थ के ऊपर, सरकार जो है वो ज़्यादा खर्चा करेगी। इससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी कि मेरी जेब से खर्चा हेल्थ के ऊपर जो है वो कम हो रहा है सरकार की सपोर्ट की वजह से। तो आंसर यहाँ पर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने स्टेट लिस्ट में रखा है। इसको हालांकि 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे NK सिंह साहब, उनके द्वारा बोला गया था कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में डाल दो ताकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर इसके ऊपर काम कर सके। पर लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ है नहीं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज़ में था। वैसे एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बताना जरूर, ठीक है दोस्तों। अफ्रीका एक ऐसा रीजन माना जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेजर्ट यानी कि मरुस्थल आप लोगों को देखने को मिलते हैं और रेगिस्तानी डेजर्ट आप लोगों को नज़र आते हैं। आप लोग बताइए सबसे बड़ा एक डेजर्ट जो कि यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, नाम सुना है? सहारा डेजर्ट है सुना है कि नहीं सुना है? ये काफ़ी बड़े रीजन में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोगों को फैला हुआ नजर आएगा अगर बात करते हैं सहारा डेजर्ट के बारे में। जिस अफ्रीका में बेसिकली सूखा पड़ा रहता था उस अफ्रीका में अभी फिलहाल आप लोगों को बाढ़ देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में यहाँ पर आ गया है। रिपोर्ट के माने तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन अफेयर, जिसको UNOCHA आप लोग बोलते हो, एंड कीनिया रेड क्रॉस के द्वारा भी यहाँ पर बेसिकली फ्लड के बारे में बात की गई है। कीनिया, तंजानिया और कई सारे पार्ट हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक ऐसा रीजन है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। क्यों? क्योंकि हॉर्न जैसा ये दिखता है, इसको एक सिंग का गेंडा नहीं बोलते हैं, उसके जैसी शेप आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, जिसमें एरिटेरा, जिबूती, इथियोपिया और यहाँ पर सोमालिया जैसी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इन 4 कंट्री को मिलाकर यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम यहाँ पर दिया जाता है। इस रीजन में रिसेंटली अभी बोला गया कि बाढ़ आ गई है भाई साहब, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये नॉर्थ अफ्रीका में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें सोमालिया, इथियोपिया, एरिटेरा और जिबूती कंट्री है। फ्लड जो है यहाँ पर फ्लड जो है इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें भी देखने को मिलती है। जब जब मौसम चेंज होता है, एक बात आप लोग याद रखिएगा, तब तब जो है लोग बीमार होते हुए नजर आते हैं, या फिर कहीं पर कुछ ऐसी सिचुएशन भी बन जाए जो किसी ने सोची नहीं थी, यानी कि जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती थी वहाँ पर बारिश होने लगे। तो ये भी लोगों के लिए अलग से एक बीमारी का रीज़न यहाँ पर बन जाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। बहुत सारी बीमारियाँ आप लोगों को देखने को मिलती है जब कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो जरूरी है कि इसके ऊपर काम किया जाए, जैसे हैज़ा हो गया, डायरिया हो गया, खसरा हो गया। तो ये सारी ऐसी हैं बीमारियाँ जो क्लाइमेट के साथ में लिंक आप लोगों को नजर आती है। और जहाँ बाढ़ आ जाए वहाँ तो वैसे भी आप लोग बोल सकते हैं बहुत सारी बीमारियाँ वैसे भी देखने को मिलती हैं। तो सडन अगर कहीं बाढ़ की कंडीशन देखने को मिले तो भी ये रीज़न आप लोग बोल सकते हो। फ्लैश फ्लड के बारे में बात की जा रही है, कई सारे ढांचे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, घर वगैरह भी, रोड, सड़कें वगैरह वैसे ही दिक्कत रहती है वहाँ पर इतनी ज़्यादा, इसके बाद भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें, काफ़ी ज़्यादा यानी कि मूसलाधार बारिश हुई यहाँ पर 6 घंटे तक, जिसकी वजह से कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली बहुत सारे रीजन के अंदर में। तो फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशन बन गई, काफ़ी लंबे समय तक लगातार धड़ाधड़ बारिश होती रहे और फिर वहाँ पर पानी भर जाए, तो वो वाली सिचुएशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ ले जाए, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के यहाँ से बन सकता है। ठीक है, आजकल पानी पानी बहुत खिला जा रहा है, पानी के अंदर से चीज़ें चलाई जा रही हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर बात की जा रही है कुछ ऐसी, यहाँ पर नवंबर के महीने में यहाँ पर खोला जाएगा अंडर सी टनल। टनल क्या होता है, यानी कि जब यहाँ पर सुरंग बोल सकते हैं, पहाड़ को तोड़कर सुरंग बनाई जाती है, ऐसे पानी की सुरंग के बारे में बात कर सकते हैं। हम लोगों ने मेट्रो स्टेशन देखा अभी वेस्ट बंगाल के अंदर बना, पानी के अंदर में। केरला के अंदर में यहाँ पर मेट्रो लाइन बिछाई गई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और अभी यहाँ पर मुंबई के अंदर में टनल की बात की जा रही है। तो बीएमसी जो है यहाँ पर वो इंडिया का फर्स्ट ट्विन अंडरपास टनल जो है वो सेट करने जा रही है, ओपन करने जा रही है, उसके चलते यहाँ पर न्यूज़ में है। टनल जो है यहाँ पर अगर बात करें 10.58 किलोमीटर जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है उसका पार्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बांद्रा से जो वर्ली सी लिंक के साथ में कनेक्ट यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल जो है लोकेटेड है यहाँ पर, इसी के साथ में 17 to 20 मीटर बिलो द सी लेवल देखने को मिलेगा, जो कि 1 किलोमीटर अंडर सी लाइन का पार्ट आप लोगों को नजर आता है। एम क्या है कि यहाँ पर बेसिकली जो ट्रेवल टाइम जो है 45 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर दिया जाए, पूरा मुद्दा यहाँ पर ये है। तो ये इस तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर, इसके अंदर में 6 क्रॉसिंग प्रोवाइड की जाएगी टनल के अंदर में। ठीक है, 4 जो एक तरीके से बोला गया फॉर द पेडेस्ट्रियन, और 2 जो है वो मोटर जो भी है रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर टनल बोरिंग मशीन जो है वो बिगेस्ट तरीके से अपने काम कर रही है। तो देखो कब से यहाँ पर चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं इनको लेकर परेशान है, और हमारे देश में चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो लोकेशन भी आप लोग याद रखते हैं, कल को अगर क्वेश्चन पूछे तो बेसिक कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने मूवी का नाम सुना होगा, एक था टाइगर। यहाँ पर बात की जा रही है एक था हार्बर। जी हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट लोकेशन के बेस पर भी, और हमारे और मालदीव के रिलेशन के बारे में भी अगर कोई बात करे, डिफेंस रिलेशन के बारे में बात करे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ यहाँ पर ये निकल कर आती है। मालदीव जो है वो इंडियन ओशन के अंदर एक आइलैंड कंट्री है, माले। आप लोगों को इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं माले के अंदर पर। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और मालदीवियन जो काउंटर पार्ट थे उनके द्वारा मिलकर ये मालदीव की जो नेशनल डिफेंस जो फोर्स कोस्ट गार्ड है उसके लिए यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये जो पर्टिकुलर हार्बर है, या फिर आप लोग इसको आइलैंड बोल सकते हैं, इसका नाम है यूटीएफ आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। बेसिकली पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो है यहाँ पर सी फरवरू। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से सी फरवरू जो है यहाँ पर ये लोकेशन है। पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पर है जहाँ के अंदर ये बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, यहाँ पर यह उथरू थिला फालू। ठीक है, तो यूटीएफ के नाम से आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंडिया का बिगेस्ट ग्रांट, वन ऑफ द बिगेस्ट आप लोग ग्रांट इन एड बोल सकते हो। ग्रांट इन एड क्या होता है कि सामने वाले को पैसा दे देना, उससे रिटर्न न लेना। ठीक है, एक तरीके सपोर्ट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हमारी साइड से मालदीव को। इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे पास में एक विजन है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। किस रीजन, ये है बेसिकली इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा सकता है कि सागर जो है ये किसका इनिशिएटिव था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव था, जिसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन की बात की गई थी। और इसके तहत हम लोग यहाँ पर सिसल्स, इसी के साथ में कोमोरोस, मालदीव, मॉरिशस, मडागास्कर, ये ऐसी कंट्री हैं जिनको हम लोग टाइम टू टाइम कई सारी सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते रहते हैं। क्योंकि इंडियन ओशन की बात की जा रही है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि ब्लू इकोनॉमी शब्द आप लोगों ने सुना होगा। समुद्र के अंदर से क्या क्या नहीं निकालते हैं आज की डेट में हम लोग। समुद्र में सोलर पैनल हम लोग लगा रहे हैं, समुद्र में से मछली निकाल रहे हैं, समुद्र में से तेल निकाल रहे हैं, समुद्र में हम लोग पोल्यूशन भी फैला रहे हैं। मतलब एक नहीं कहते जो जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे हैं, तो ये खतरनाक चीज़ है। तो यहाँ पर बात करें इंडियन ओशन रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मालदीव एक काफ़ी क्रूशियल पार्ट है। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि श्रीलंका का वर्चस्व, श्रीलंका नहीं चाइना का वर्चस्व कई बार यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए इंडिया जो है चाहता है, फिलहाल के टाइम पर जो गवर्नमेंट है वो हमारे फेवर की है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे से उनके साथ में रिलेशन बनाए जा सके, ताकि कल को अगर सरकार चेंज भी हो तो कम से कम इतना दबदबा तो रहे कि हम लोग वहाँ पर अपना एक बैलेंस बना सके। इसीलिए हम लोग बहुत सारे एरिया में कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर इनके साथ में। डिफेंस कैपेसिटी बिल्डिंग, जॉइंट एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। क्वेश्चन अगर बने तो कन्फ्यूज आना आप लोग को नहीं है। ठीक है,
काफ़ी इंटरेस्टिंग नेशनल लेवल की न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, क्योंकि आधार है आप लोगों का इसके पास में, ठीक है। इसके द्वारा अभी यहाँ पर क्या किया गया, अलाउ किया गया है रेजिडेंट टू वेरीफाई करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल ID विद आधार, ताकि एक तरीके से सही डेटा को अपडेट किया जा सके। और इसी के साथ में सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी का कोई फर्जीवाड़ा भी यहाँ पर देखने को न मिले, ठीक है। योगा आप में से कौन कौन करता है, आप में से कितने ऐसे फैमिली है जो रियलिटी में योगा करते हैं, ठीक है। तो योगा डे आ रहा है, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है बताइए जरा। तो योगा महोत्सव जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 50, वो 5th डे, तो उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बिगन हो चुका है जयपुर के अंदर में 50 दिन पहले यहाँ पर बेसिकली सेलिब्रेशन स्टार्ट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। हमारा देश जो है यहाँ पर वो बेसिकली कहीं ना कहीं रिस्क पर है, ये बोला गया, इंडिया भी और दुनिया भी। किस पर? H5N1, ये इन्फ्लुएंजा की बात की जा रही है, एवियन इन्फ्लुएंजा। टाइम टू टाइम कई सारी ऐसी बीमारी देखने को मिलती रहती हैं, तो इसलिए हम लोग को अब हमेशा सतर्क रहने की जरूरत भी है थोड़ी सी। नेशनल ऑर्गन एंड जो यहाँ पर टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहने में देखने में ऐसे लगती है जैसे नाटो नहीं होता है ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये है नोटो, ठीक है, नाटो नहीं है, नोटो है तो ये हमारे देश की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। हमारे देश में अगर ट्रांसप्लांट वगैरह कराना है वो सब चीज़ें, तो ये एक ऐसी बॉडी है जो कि यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए रूल और रेगुलेशन बनाती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो इसलिए मैंने बोला कि इसके बारे में एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो रिसेंटली अभी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इश्यूज देखने को मिले थे, आप लोगों से मैंने डिस्कस भी किया था आर्टिकल कि 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको नॉर्मली ऑर्गन नहीं मिल पाते थे, पर लेकिन अभी बोल दिया गया कि उनको भी ऑर्गन जो है वो मिल पाएंगे, यहाँ पर उनको भी अलाउ किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ देता है यार, उनको भी, उनकी भी जिंदगी है, ऐसे थोड़ा ना है, ठीक है। किसके अंदर आती है ये पर्टिकुलर नोटो? तो नोटो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। आप लोगों को बस ये बताना है यहाँ पर कि इसके मिनिस्टर कौन है, ठीक है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं यार, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये भी नहीं बताओगे तो क्या ही बताओगे हैं तो याद रखना इसके बारे में। इंडिया जो है वो यहाँ पर खुद का हीट इंडेक्स क्रिएट करने जा रहा है, कहाँ कहाँ पर कितनी गर्मी होती है, क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उससे रिलेटेड एक इंडेक्स आप लोगों के सामने नजर आएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आने वाले टाइम में डेवलप कर रहे हैं तो तैयार रहना, ठीक है। उन्हें कहते हैं तैयार हो, हाँ तैयार है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसके द्वारा एशियन इकोनॉमिक फोरकास्ट की बात की जा रही है, रीजनल आउटलुक रिपोर्ट इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। पूछ ले कोई तो याद रखेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम भी सुना होगा, हाँ बिल्कुल सुना है, मैंने हजारों बार सुना है। इसके द्वारा जो बात की जा रही है, चीफ इकोनॉमिक जो इकोनॉमिस्ट हैं तो ये बात कर रहे हैं आउटलुक रिपोर्ट के बारे में 2023, ये याद रखिएगा। टोल कलेक्शन, जो आप लोग सड़के से गाड़ी निकाल कर ले जाते हो, वहाँ पर जो टोल पे करते हो 20, 25, 50, 100 रुपये, वो अब तक का सबसे हाई देखने को मिला है, 193 करोड़ यहाँ पर बेसिकली आंकड़ा क्रॉस कर दिया है, तो अपने आप में बड़ी बात है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है, रिटायरमेंट जो यहाँ पर जो पर्टिकुलर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ग्रुप पोस्ट जो रिटायरमेंट के लिए मेडिकल बेनिफिट स्कीम, तो ये एक अच्छी बात है। हमारे देश में एक बुरी खबर ये निकल कर आई रिसेंटली, अभी बैंकक्रप्ट हो गई यहाँ पर गो फर्स्ट एयरलाइंस यहाँ पर बैंकक्रप्ट हो गई, हंड्रेड्स ऑफ जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल की गई, बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है अगर देश में कोई ऐसा सिस्टम जो है वो गिरता है तब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक न्यूज़ के बारे में, जो कि बात कर रही है गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश, जिनका नाम है हरि मिश्रा, ठीक है, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया जनकपुर धाम कल्चर फेस्टिवल, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर USA के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन साहब, वो यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी में यहाँ पर विजिट पर हैं। 18 जो लीडर्स से यहाँ पर मिलेंगे साउथ पैसिफिक आइलैंड के जो भी यहाँ पर लोग हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसने मेरा ध्यान काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अपनी ओर खींचा। अफगानिस्तान में आज की डेट में तालिबान का रूल है, और उस पर्टिकुलर देश के अंदर में महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं सड़कों पर आकर बेसिकली, कि यहाँ पर आज की डेट में अगर बात की जाए जो वुमेन है वो काबुल के अंदर में, कि जो देश आज की डेट में तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, कि तुमने तालिबान को रिकॉग्नाइज किस बेस पर कर लिया, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, फलां ढिमकाना, और सब आज के डेट में इनके साथ में बातें कर रहे हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि वो महिलाओं के कतई खिलाफ है, एक महिलाओं को एक तरीके से वहाँ पर यानी ये तरीके बंदवा मजदूरों की तरह रखा जा रहा है आज की डेट में।
यूएसए के अंदर एक वीज़ा होता है जिसको बोलते हैं H1B वीज़ा, तो उसको अंदर फ्रॉड वगैरह कई बार देखने को मिलता है, तो उसको अपडेट किया जा रहा है। तो H1B वीज़ा के बारे में याद रखिएगा। फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं उसके बारे में बात की जा रही है, वो ट्रेवल कर रहे हैं यूएसए, और भी उस टाइम पर जब चाइना के साथ में उनकी रस्साकसी है, तो चाइना को इससे और ज़्यादा मिर्ची लगने वाली है। और चाइना कह रहा है, वो बात आ रही है, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ मैं तो रास्ते से जा रहा था कह रहा है फिलीपीन के प्रेसिडेंट, में तो यूएसए को जा रहा था तो वो वाली बात है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो आप लोगों से मैंने पूछा भी था, याद रखिएगा, श्री राजेश कुमार सिन्हा, नहीं पूछा तो ये था अजय बंगा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो बनेंगे अजय बंगा, 14th प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक 2023 में। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा था, यहाँ पर इनको अनाउंस किया गया था किसके द्वारा, ये जो बाइडेन साहब के द्वारा। तो यहाँ पर जो फॉर्मर मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, यहाँ पर ये मास्टर कार्ड जो आप लोग यूज़ करते हो ना, उसी से कनेक्ट है। यहाँ पर बात की जा रही है राजेश कुमार सिन्हा आईएएस ऑफिसर, वो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अपॉइंट किया जा रहा है। मैंने कि एक ऐसी पोस्ट जिसको सोचकर आप लोग खुश हो सकते हो कि ज़िंदगी में अगर सही टाइम पर आप लोगों ने एग्जाम निकाल लिया तो एक ऐसी पोस्ट पर पहुंचोगे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों के कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा तरीका है जिसके देखकर आप लोग खुश भी हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगा इस स्कीम के बारे में। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है अर्जुन मुंडा साहब, उनके द्वारा यह न्यू स्कीम स्टार्ट की गई जिसका नाम है मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, PTPNER, ठीक है। तो एक ऐसी स्कीम है जो इस पर्टिकुलर रीजन में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। बात क्या की जा रही है यहाँ पर, प्रमोशन की बात की जा रही है ट्राइबल प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इससे फायदा क्या होगा, इससे उनके लिए लाइवलीहुड यानी कि रोजगार डेवलप होगा। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नॉर्थ, इसी के साथ में नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सब एरिया में यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जब बात की गई यहाँ पर एज ए पार्ट ऑफ दिस प्लान देयर इज ए प्लान टू स्टार्ट द पैनल टू ट्राइबल आर्टिशियन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक ट्राइबल कम्युनिटी में एक अलग तरीका हथकरघा और अलग तरीके की कलाकारी देखने को मिलेगी, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ऑर्गेनाइज किया गया 68 ट्राइबल आर्टिशियन मेला इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रीजन। तो ये एक अच्छी चीजें हैं, लोगों के टैलेंट को बाहर निकाल कर लेकर आने की बात की जा रही है, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर यह है सलोखा योजना। सलोखा योजना याद रखिएगा, इसमें गांव में आज की डेट में भी आप लोगों को कई सारे लोग जो हैं वो जमीन के ऊपर लड़ते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है एक अपॉर्चुनिटी की एक्सचेंज किया जाए नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी 1000 स्टैम्प ड्यूटी पे, ताकि लोग जो है लैंड को एक्सचेंज कर सकें, उसकी ओनरशिप जिसकी है उसके पास में पहुंचाई जा सके। तो ये एक काफ़ी एक ऐसी स्कीम है जिससे कि ज़मीन की लड़ाइयों को थोड़ा कम किया जाएगा। आप लोगों का क्या मानना है, कम होगी या नहीं बताइएगा जरूर, ठीक है। कौन बनेगा छोटू करोड़पति के क्वेश्चन है, देखता हूं कौन से आंसर देता है। बात की जा रही है कि क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बात की जा रही है कि व्हाट अमाउंट हैज बीन अलॉटेड टू द नेशनल क्वांटम मिशन। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। बात की जा रही है कि कौन सी सिटी होस्ट करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत एंड हेल्थी पंचायत। पंचायती राज डे किस दिन सेलिब्रेट किया था, ये आप लोग और बता दीजिएगा। दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद या फिर मुंबई, ठीक है। आगे बात करते हैं, कौन से स्टेट के द्वारा पास किया गया बिल प्रोवाइड कराने के लिए रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब फॉर 60% टू 70%। झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि विच मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विद द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023, होम, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी या कल्चर। देखता हूं कौन सी आंसर देता है, तुक्का मारो, देखता हूं तुक्के सही लगते हैं क्या आपके तुक्का नहीं कहते उसको, एनालिसिस कहते हैं। जब आप लोग चीज़ों को पढ़ लेते हो तब ये चीज़ें होती हैं। सीसेट का इंटरेस्टिंग और प्यारा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आंसर आप लोग को बताया जाएगा अभी, तब तक आप लोगों के लिए कुछ नया नया ताजा ताजा। ये पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसका नाम है यहाँ पर पाला वेटलैंड, पाला, ठीक है। बचपन से माँ बाप ने पाला, अब अब उन्हें कहता है अब हमारा काम आ गया है आला, अब हम करेंगे सबको ठाला पाला खाला यानी कहने का मतलब ये है कि इसको याद रखने का, ठीक है। पाला जो वेटलैंड है यहाँ पर, ये मिजोरम में बिगेस्ट नेचुरल वेटलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। पाला एक तरीके से इसको पाला दिल या फिर पाला तिपो, ये एक तरीके से लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट लेक है मिजोरम के अंदर में। अगर कोई पूछे तो याद रखना है, कंफ्यूजियाना नहीं है। इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट यहाँ पर बोला जाता है। मारा एक तरीके से यहाँ पर इंडिजिनस जो है वो है मारा लोग हैं यहाँ पर, और इसी के साथ में अडोर पाला
जो यहाँ पर वेटलैंड भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है यहाँ पर पास्ट की भी। और रामसर साइट इसको डिक्लेयर किया गया अभी 2021 में ताज़ा। तो क्वेश्चन भी बनने के चांसेस आप लोगों से हो सकते हैं, तो कन्फ्यूज आने का नहीं। अगर और रामसर साइट चाहिए तो ये है ही है, इसको बेसिकली देख तो रहो 2-4 बार, याद हो जाएंगे कुछ तो। मिशन का प्राइस क्या है, तो ये है बेसिकली कितना, ये है 6000 करोड़, ठीक है। तो बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी पे एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट देश के अंदर में किया जा रहा है। आने वाले टाइम में हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा हो रहा है, तो ये बड़ी बात है। नॉर्मली इसके लिए हमको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये खर्चा नहीं करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। कौन सी सिटी यहाँ पर इसको होस्ट कर रही है, तो यह है दिल्ली। इतनी बड़ी चीज़ को दिल्ली बेसिकली थाम सकती है। पंचायती राज सिस्टम डे जो है 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये, इसको याद रखिएगा। अब पता है आप लोगों को क्यों है इंपॉर्टेंट मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियस मत हुआ करो ज़्यादा, हंस लिया करो थोड़े बहुत, ओके ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। बात की जा रही है कि विच मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विद द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023, तो कौन सी मिनिस्ट्री है वो, तो ये बताना है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। तो याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी। विच स्टेट पास ए बिल प्रोवाइड द रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब, ये किस स्टेट के द्वारा कारनामा किया गया, तो झारखंड के द्वारा कारनामा कर दिया गया। तो बधाई हो झारखंड वासियों के लिए, इन एक रिजर्वेशन और ज़्यादा बढ़ गया है स्टेट के लोगों के लिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बेसिकली है आप लोगों के सामने रीजनिंग का आंसर आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन से आंसर देता है। वैसे आंसर इसका डी है, यहाँ से आप लोग इसको मैच कर सकते हैं, कन्फ्यूजन आना नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूजन को यहीं पर छोड़कर जाना है, ओके। आओ अब आप लोग की अंग्रेजी सुधारते हैं, कुछ अंग्रेजी के शब्द सीखते हैं, जिसमें आप लोग एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, इसी के साथ में यूपीएससी में आंसर राइटिंग, स्टेट पीसीएस में आंसर राइटिंग, तो ये शब्द आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। अच्छा आंसर अगर आप लोग लिखना चाहते हैं। पहला शब्द जो है यहाँ पर, ये है कैवेलियर, ये होता है अभिमानपूर्ण, कई बार घमंडी भी बोल देते हैं, ठीक है। एक तरीके से चीज़ों को लेकर इंसान ना कई बार दिखाता है कि बस मैं ही मैं हूँ, नहीं है, फिर वही बात याद आती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो ये घमंड कई बार देखने को मिलता है लोगों के अंदर। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, बात की जा रही है एबनीगेट के बारे में, इनके अस्वीकार करना, त्याग देना, रिजेक्ट कर देना। तो एबनीगेट वर्ड आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, किसी चीज़ को त्याग दो, जिंदगी में रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये एबनीगेट होगा। और ये भी उस चीज़ के बारे में बात की जा रही है जो आप लोगों के काफ़ी दिल के करीब हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टीफेरियस, यानी कि विविध, यानी कि अनेक तरीके की, डिफरेंट टाइप, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसके लिए आप लोग मल्टीफेरियस वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कन्फ्यूजियाना नहीं है। ये शब्द आप लोगों ने रिसेंटली कई बार सुना होगा कि सैक कर दिया, बर्खास्त कर दिया, कई सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो ये काफ़ी एक तरीके से न्यूज़पेपर का भी काफ़ी हॉट हेडलाइन में अकाउंट होता था ये शब्द। नेक्स्ट बात की जा रही है रेक्टिफाई, पुष्टि करना कि हाँ उसको रेक्टिफाई कर लेना है एक बार, ठीक है। तो पुष्टि करने वाली बात होती है, अप्रूव करना, कंफर्म कर देना किसी चीज़ को, तो इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस जब तक नहीं बनाओगे याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे फिर, ठीक है। तो सेंटेंस जरूर बना लिया करो मेरे दोस्त। आप लोगों के भले के बारे में बातें कर रहा हूँ। और प्रीलिम्स जितना पास आता जा रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं सबकी। इस धड़कन को थोड़ा सा रोक कर रखो, क्योंकि जितने अच्छे से आप लोग चीज़ों को फोकस करोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे। शांत दिमाग के साथ में जाओगे तो ज़िंदगी को एंजॉय भी करते हुए आओगे। तो बिल्कुल शानदार तरीके से लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। कोई भी समस्या, कोई परेशानी हो तो आकर पूछ लेना। बाकी ज़िंदगी में परेशानी आती है यार, वो आप लोगों को बनाने के लिए है, आप लोगों को बिगाड़ने के लिए नहीं। उसके सामने घुटने नहीं टेकने हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। और बाकी क्विज जो होगा वो एग्जैक्ट 5 बजे होगा, उसको जाकर जरूर अटेम्प्ट करिएगा। इसी के साथ में संडे में 2 टेस्ट भी होंगे, एक तो पेड टेस्ट सीरीज के अंदर होगा और एक जो है आप लोगों का फ्री का। तो दोनों को उनको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी ताकि अच्छे लेवल पर एग्जाम की प्रिपरेशन हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।